कि जो सी जो कैरेक्टर सेट है इसका मैयर जो है वो 0 होगा, जो कि प्रूफ है इस बात का कि यहाँ पे इंटरवल्स नहीं होंगे सी के अंदर, बल्कि सिर्फ पॉइंट्स होंगे आइसोलेटेड। लेकिन स्टिल आइसोलेटेड पॉइंट्स अभी तक आपने जितने सेट देखे हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स के, वो सारे के सारे अभी तक जो थे वो मैयर 0 के ही थे वो सारे, लेकिन काउंटेबल थे। लेकिन अभी जो सी आपने देखा है सेट, ये अनकाउंटेबल सेट है, लेकिन स्टिल इसका मैयर 0 है। और इसके प्रूफ भी देख लिया था आपने इस प्रोपोजिशन के फेवर में। फिर हमने जो नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था वो हमने कहा था कि आइलर 5 फंक्शन बनाते हैं, और वो जो कैंटरली बैक फंक्शन बनाते हैं। और जो कैंटरली बैक फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा मोनोटोन, और हमने उसको बनाना कैसे है, हमने उसके डोमेन में रखना है वो सारे डिलीटेड सब इंटरवल्स जो कि आप डिलीट कर चुके हैं 0 1 में से। यानी कि जो फाई है हमारा कैंटरली बैक फंक्शन, इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन होगी डिलीटेड सब इंटरवल्स, जिसके सेट को हमने ओ कहा है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इस ओ का रेफरेंस, ठीक है। और ओ से ये आर में जा रहा है और जो है इसके जो इमेजेस हैं स्पेसिफिक कि कौन से इमेजेस देने हैं, वो हमने देखा है कि फाई जो है वो एक स्टेप फंक्शन है। और क्योंकि ओ के अंदर डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, ओ कैसे डिफाइन किया है, ओ इज़ द यूनियन ऑफ ऑल द डिलीट सब इंटरवल्स। केथ लेवल तक के जितने सब इंटरवल्स डिलीट हुए हैं उनको ओके कहेंगे, और सारे ओके इसका जो यूनियन होगा उसको ओ कहेंगे। तो इसका मतलब है ओ जो है वो कैंटर सेट सी में पहली आइट्रेशन से लेके इन्फिनिटी तक जितने आपने इंटरवल्स डिलीट कर दिए हैं उन सब का यूनियन है। तो ये वो पोर्शन है जो कि डिलीट किए जा चुके थे कैंटर सेट में से। तो आप देखोगे कि जब आप डिलीट जो पोर्शन हो चुका है वो सबसे ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि जब आपने 0 1 इंटरवल लिया है और आपने 0 1 इंटरवल के ऊपर जो कैंटर सेट सी बिल्ड किया है, तो कैंटर सेट सी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉइंट्स आए हैं आइसोलेटेड, राइट। जो आपने तो जो जब आपने कैंटर सेट को बिल्ड किया तो आपने आइटरेटिवली जो है मिडल 1/3 इंटरवल्स को डिलीट करते चले गए ना वहाँ से, उस सेट में से 0 1 इंटरवल में से डिलीट करते चले गए आप इंटरवल्स, मिडल 1/3 इंटरवल्स। तो जब आपने ये आइट्रेशंस मुसलसल कंटिन्यू की हैं डिलीशन की, तो जब आप सी तक पहुँचे हैं, यानी कि इन्फिनिटीथ आइट्रेशन तक पहुँचे हैं सी की, सी इन्फिनिटी तक, तो आपने असल में 0 1 इंटरवल का सारा मेजर पोर्शन तो तकरीबन डिलीट कर दिया हुआ, ठीक है। सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट्स रह गए हैं सी इन्फिनिटी में, असल में डिलीटेड पोर्शन ही है। तो इसका मतलब है ओ जो है वो 0 1 का तकरीबन सारा रीजन कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये जितनी डोमेन 0 1 इंटरवल का जितना पोर्शन जो है वो सी में चला गया वो छोड़ देना है, और वो सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स सिर्फ निकल जाएंगे 0 1 में से, और जो बाकी पोर्शन बचेगा 0 1 का वो ओ की डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है ओ की डोमेन 0 1 का मेजर पोर्शन है, 0 1 क्लोज इंटरवल का जो मेजर हिस्सा है वो ओ की डोमेन में आ गया, वो फाई की डोमेन में आ गया, ठीक है। फाई जो है कैंटिलीवर बैक फंक्शन हम डिफाइन करें। अब आपने देख लिया कि फाई की डोमेन क्या है, फिर आपने देखना है कि फाई को वैल्यूज़ क्या देनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि ओ के में क्योंकि 2⁻k-1 सब इंटरवल्स हैं जो कि डिलीट किए जा चुके हैं, तो आप इन सब इंटरवल्स के अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो हैं वो ओके इंटरवल्स को असाइन कर दें फाई की वैल्यूज़ के तौर पे। तो फाई जो है वो एक स्टेप फंक्शन बन जाएगा कि पहले सब इंटरवल के अंदर उसकी वैल्यू ये होगी, दूसरे सब इंटरवल में वैल्यू ये होगी, तीसरे सब इंटरवल में वैल्यू ये होगी, और आखिरी सब इंटरवल में उसकी वैल्यू ये होगी। तो ये कांस्टेंट फंक्शन के तौर पे काम करेगा। तो हाँ, तो ये जो पहली एग्जांपल है ये आपने सबसे पहले इंटरवल के ऊपर इसको डिफ़ाइन किया है, फर्स्ट स्टेज के ऊपर। फर्स्ट स्टेज में क्योंकि इंटरवल ही एक था जो डिलीट किया है, तो उस एक इंटरवल के अंदर आपने उसको वैल्यू दी है 1/2, ठीक है। तो ये आपने जो इंटरवल था वो ये था जो डिलीट किया था पहली स्टेज में। अगर आपको याद हो कि कैंटिलीवर जो कैंटर सेट्स की आइटरेशंस थी C1, तो C1 में आपने 0 से 1 के दरमियान में सिर्फ यही पोर्शन डिलीट किया था, बाकी सारा जो था वो C2 बन गया था। तो ये जो O1, इसका मतलब है O1 है ये, ठीक है। O1 के ऊपर जब फाई डिफाइन किया तो O1 में क्योंकि एक ही सब इंटरवल था जो डिलीटेड था, तो इसलिए एक
जो स्टेप फंक्शन है उसका सिर्फ एक ही स्टेप है O1 में, और फाई की वैल्यू वहाँ पे क्या दी है, अगर एक सब इंटरवल है तो वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स प्लस 1, तो ये 1/2। और अगर आपने O2 पे या O3 पे डिफ़ाइन किया इसको, तो आपने देख लेना है कि वहाँ पे कितने सब इंटरवल डिलीट किए जा चुके हैं। O2 पे मेरा ख्याल है 1 से 2 लेवल पे, क्योंकि सेकंड लेवल पे 2 इंटरवल डिलीट होने हैं तो O2 पे जो है 3 सब इंटरवल टोटल डिलीट हो चुके होंगे। एक पहले इंटरवल वाला, पहली स्टेज वाला, जो कि ये मिडिल वाला इंटरवल है, ये पहली स्टेज में डिलीट हुआ था, और पहला और तीसरा सब इंटरवल ये दूसरी स्टेज में डिलीट हुए हैं। तो ये 3 सब इंटरवल हैं O2 की डोमेन में, फाई की डोमेन में, इन एट द सेकंड स्टेज। और क्योंकि 3 सब इंटरवल हैं तो टोटल 4 वैल्यूज़ ले लें, और 1/2, 1/4, 2/4 और 3/4 3 स्टेप्स बना लें आप वहाँ पे। तो ये फाई जो है वो 3 स्टेप फंक्शन के तौर पे डिफ़ाइन कर देंगे आप O2 के डिलीटेड सब इंटरवल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कहा था कि आपने देख लेना है कि कैसे सब इंटरवल्स डिफ़ाइन हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे किसी भी और सेट के ऊपर डिफ़ाइन करने का कहूँ कैंटिलीवर फंक्शन तो आप इजीली इसको बना सकें कि ये इसको वैल्यूज़ क्या असाइन करनी है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि ये जो फाई है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द क्लोज इंटरवल 0, 1 बाय डिफाइनिंग इट ऑन सी एज वेल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो फाई है वो आपने डिफ़ाइन किया डिलीटेड पोर्शन के ऊपर। डिलीट पोर्शन वो है जो सी में नहीं है, क्योंकि आपने डिलीट पोर्शन ओ को डिफ़ाइन किया 0, 1 इंटरवल, क्योंकि सी को हमने डिफ़ाइन किया। सर ये सी को फाई हमने को कैसे ले रहे, ये समझ नहीं आ रही। फाई कैसे ले रहे हैं, अच्छा मैं बताता हूँ। जो सी को हमने डिफ़ाइन किया है वो हमने डिफ़ाइन किया 0, 1 क्लोज इंटरवल माइनस सी। अच्छा, जो मैंने ये लिखा हुआ है ये समझ, माइनस ओ सॉरी, जो मैंने ये लिखी है स्टेटमेंट, ये समझ आई है, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में हम जी लोगों ने सर ये समझ सर जी 0, 1 में से डिलीटेड सब इंटरवल्स ओ के सारे माइनस कर दिए जाए तो सी के पॉइंट्स आ जाए। अगर समझ आ गया है तो असल में इसी पे आप फाई डिफाइन कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने फाई को लेवल 1 पे डिफाइन करना है, तो फिर अगर मैंने लेवल 1 पे डिफाइन करना है तो फाई की जो डोमेन होगी वो O1 होगी, यानी कि फर्स्ट लेवल के ऊपर डिलीटेड सब इंटरवल्स, और उसकी जो रेंज होगी वो पॉइंट्स होंगे जो कि O1 के अंदर जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स, क्योंकि फाई की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ स्टेप फंक्शन, और इसको कितने स्टेप्स चाहिए, जितने ओ उसकी डोमेन में सब इंटरवल्स होंगे, जितने यहाँ पे सब इंटरवल्स हैं फाई को उतनी वैल्यूज चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है ऑन ईच सब इंटरवल, और O1 में एक ही सब इंटरवल है, तो इसलिए हम उसको वैल्यू साइन करते हैं 1/2। जो डिनोमिनेटर में 2 है, इट स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स प्लस 1, और ये एक स्टेप है इसका, और इसलिए इसको एक ही वैल्यू हमने दी है। लेकिन जो फाई है जब डिफाइन करेंगे लेवल 2 पे, तो लेवल 2 पे जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये O2 पे डिफ़ाइन होगा, और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देख लिया है कि O2 पे जब इसको डिफ़ाइन करेंगे तो O2 पे नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो होंगे वो 1 स्टेज से लेके 2 स्टेज तक के सारे डिलीटेड सब इंटरवल्स होंगे, तो टोटल 3 बन जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि O2 में कितने सब इंटरवल्स होंगे, याद आई आपको? जी सो O2 में 3 सब इंटरवल्स हैं, तो इसलिए फार्मूला ये कहता है कि डिनोमिनेटर में आपको 4 रखना है, ताकि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ 1 के अलावा आप इन सबको असाइन कर सकें। तो 3 सब इंटरवल्स की वजह से डिनोमिनेटर में 3 + 1 कर दिया, और वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से लेके अब 3 तक मूव करेंगी, कि 1/4, फिर 2/4 और फिर 3/4, और ये 3 वैल्यूज़ जो हैं ये आपने 3 सब इंटरवल्स पे, जो O2 के अंदर 3 सब इंटरवल्स हैं उन पे आपने ये 3 स्टेप्स डिफाइन कर देने हैं। पहले सब इंटरवल पे पहला वाला पॉइंट, पहले वाली वैल्यू, दूसरे सब इंटरवल पे दूसरी वैल्यू, और तीसरे सब इंटरवल पे तीसरी वैल्यू, तरतीब के साथ। जो सब इंटरवल 0, 1 में पहले आता है उसको वैल्यू 1/4 देनी है, जो सब इंटरवल दूसरे नंबर पे आता है उसको 2/4 देनी है, और जो इंटरवल तीसरे नंबर पे आता है उसको 3/4 देनी है। तो इस तरीके से O2 डिफाइन करना है आपको। अगर आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है तो फिर आप O3 डिफाइन कर सकते हो, और O3 जो है उसका ग्राफ यहाँ पे सामने दिया हुआ है बैकग्राउंड में, जो कि नज़र आ रहा है।
कि अगर आप इसी पैटर्न को देखो तो O3 में कितने सब इंटरवल्स होंगे, कोई बता सकते हैं? सर डिलीटेड 7 होंगे। डिलीटेड 7 सब इंटरवल्स होंगे। तो आप जो पहले इंटरवल को फंक्शनल वैल्यू असाइन करेंगी वो क्या होगी? जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 7 टोटल सब इंटरवल्स हैं तो फिर जो फंक्शनल वैल्यूज़ मैंने कहा है कि स्टेप्स के तौर पे डिफ़ाइन करनी है, उसमें मैंने कहा है कि 7 सब इंटरवल्स हैं तो आपको 7 स्टेप्स चाहिए। तो आपने ये करना है कि पहले स्टेप को 1/8 वैल्यू असाइन कर देनी है, दूसरे स्टेप को 2/8 और इसी तरह आखिरी जो होगा स्टेप उसको 7/8 वैल्यू असाइन कर देनी है। समझ आ रही है जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेनेशन दी है? तो आप जी सर। ये देखो कि अगर आप इस तरह से देखें तो आपको ये पहला स्टेप समझ आ जाएगा यहाँ पे कि अगर आपने फाई को लेवल 3 पे डिफ़ाइन करना है तो ये पहला जो सब इंटरवल है वो यहाँ पे, क्योंकि डोमेन पे पॉइंट्स बहुत करीब हैं तो डोमेन पे उसने टैग्स की वैल्यूज़ नहीं लिखी, जस्ट उसने सब इंटरवल के अगेंस्ट फंक्शन का स्टेप प्लॉट कर दिया कि पहला स्टेप 1/8 पे आएगा, दूसरा स्टेप जो है वो 1/4 यानी कि 2/8 पे आएगा, तीसरा स्टेप जो है वो 3/8 पे आएगा, चौथा 4/8 पे, फिर 5/8 पे, फिर 6/8 पे, फिर 7/8 पे। तो ये 7 स्टेप जो आपके सब इंटरवल्स हैं, उन 7 सब इंटरवल्स पे आप ये फंक्शन 7 स्टेप्स की फॉर्म में डिफ़ाइन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला सब इंटरवल सबसे बड़ा है यहाँ पे, और ये हर ग्राफ में ऐसे ही होगा। आप फाई को किसी भी लेवल पे प्लॉट करें तो ये सबसे बड़ा इंटरवल जो है ये यही होगा हमेशा मिडिल में। और मुझे कौन इसकी वजह बता रहा है कि ये यहीं पे मिडिल में क्यों होगा हर बार? ये स्टेप इतना बड़ा क्यों है, ये बीच वाला? बाकी छोटे छोटे हैं, बता सकते हैं? समझ आया किसी को? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये C1 की वजह से, O1 की वजह से तो नहीं है? जी O1 वाला एक बार फिर बताएं जो भी बोल रहे हैं। 1/2 की वजह से कि वहाँ पे इंटरवल इसका सबसे इक्वल हाँ पार्ट्स में हो रहा है। जी जो बिल्कुल, O1 ये ही यूज। ये असल में क्योंकि O3 का मतलब है कि O3 के अंदर जो डिलीटेड सब इंटरवल्स होंगे वो 1th लेवल से 3rd लेवल तक के सारे डिलीटेड सब इंटरवल्स होंगे। और आपने देखा है कि 3rd लेवल पे जो सब इंटरवल डिलीट होना है वो कितना होगा, आप खुद ही से एस्टिमेट लगा सकते हैं। अगर मैं फिर से 0-1 इंटरवल यहाँ पे प्लॉट कर लूँ और 0-1 इंटरवल के बाद मैं O1 अगर प्लॉट करूँ तो O1 क्योंकि 0-1 का डिलीटेड पोर्शन है तो ये O1 जो होगा ये 1/3 लेंथ का होगा। लेकिन जो O2 होगा वो O2 जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल्स बच गए थे 1/3 लेंथ वाले, उनकी फर्दर सब डिवीज़न है। अब मैं जो क्रॉस कर रहा हूँ ये O2 के इंटरवल्स हैं, ये O2 के हैं तो ये O1 से हाफ लेंथ के हैं। और फिर जो O3 के होंगे वो O1 से भी हाफ लेंथ के होंगे। O3 वाले जो हैं उनको मैं ये छोटा सा टिक करने लगा हूँ, ये O3 के। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो ये O3 का, ये O3 के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा सब इंटरवल O1 लेवल पे डिलीट किया गया है। उसके बाद जितने सब इंटरवल्स नेक्स्ट स्टेजेस में डिलीट होंगे वो प्रीवियस सब इंटरवल से ज़ाहिर बात है एटलीस्ट 1/3 छोटे होंगे, राइट? तो O1 पे सब इंटरवल 1/3 लेंथ का डिलीट किया गया है, O2 लेवल पे 1/6 लेंथ का, और O3 लेवल पे 1/9 लेंथ का सब इंटरवल डिलीट किया गया। समझ आ रही है? तो इस वजह जी से सर। जो ये सबसे बड़ी वाली लाइन है, हाँ ये सबसे बड़ी वाली जो लाइन है ये वो वाला स्टेप है असल में जो कि आपने फर्स्ट लेवल पे डिलीट किया था। और जो उससे छोटी लाइन है वो ये वाली है, और ये वो लाइन है जो कि आपने O2 लेवल पे डिलीट की थी। और सिमेट्री का ये O1 के दूसरी तरफ इसी तरह है। और फिर ये जो थर्ड टाइप की लाइन है ये वाली, ये वो इंटरवल है जो आपने 3rd लेवल पे डिलीट किया था, राइट? जी सर। और अब सर ये ये देखें कि सिमेट्री कैसे है? ज़ाहिर बात है आप मिडल सब इंटरवल के इस साइड पे जो भी काम कर रहे हैं वही काम आप इस तरफ भी तो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे?
ये देखें ना, मैंने जो अभी सब इंटरवल्स बनाए हैं वो जो मिडल लेफ्ट पे है वही काम मिडल राइट पे भी करना है। यानी कि थर्ड लेवल पे आपने जो सब इंटरवल डिलीट किए हैं वो कितने हैं टोटल? सिर्फ थर्ड लेवल पे मैंने 4 टिक किए हैं ना, ये वो 4 सब इंटरवल्स हैं जो आपने थर्ड लेवल पे डिलीट किए हैं। और उनके अगेंस्ट कौन कौन से पॉइंट्स मिले हैं? एक ये ग्राफ के अंदर, एक ये और एक ये पहले नंबर पे सबसे नीचे। ये वो 4 सबसे छोटे सब इंटरवल्स हैं जो आपने यहाँ पे थर्ड लेवल पे डिलीट किए थे। फिर क्रॉस वाले जो हैं ये वो क्रॉस वाले हैं जो आपने सेकंड लेवल पे डिलीट किए हैं, और ये कितने हैं? ये 2 हैं। और फिर ये जो O1 मैंने लिख दिए यहाँ पे, तो ये वो है जो कि फर्स्ट लेवल पे डिलीट किया। तो ज़ाहिर बात है सिमेट्रिक काम हो रहा है बिल्कुल। ये मिडल 1/3 इंटरवल जब डिलीट कर रहे हैं तो फिर ये 0-1 इंटरवल के मिडल के हिसाब से देखा जाए तो दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा काम हो रहा है। तो ये इसकी सिमेट्री है। यहाँ पर जो काम लेफ्ट पे हो रहा है वही राइट पे हो रहा है। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ऑब्जर्व करें ये इसमें कुछ टैग मिटा दो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खाली हिस्सा भी शो किया थोड़ा सा, यानी कि O1 के डिलीटेड पोर्शन और O3 के डिलीटेड पोर्शन के दरमियान में थोड़ी सी स्ट्रिप खाली है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये एक ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी जैसा हिस्टोग्राम्स में होता है, ऐसे नहीं है। O1 का स्टेप जब ख़त्म हुआ है तो अगले स्टेप से पहले थोड़ा सा गैप आया। इसकी क्या वजह? कौन एक्सप्लेन कर रहा है इसकी वजह? तो जैसे O में 1/2 था और फिर जब O2 की बात की तो 1/4 से स्टार्ट हुआ जबकि 1/3 नहीं था। एक बार फिर बताइएगा आप, दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि सर इन दोनों O1 में तो सब इंटरवल था 1/2 से स्टार्ट हो रहा था जो डिलीटेड पोर्शन, ठीक है। उसके बाद फिर 1/3 1/4 पे चले गए हम। O1 में जो था वो 1/3 से 2/3 तक का सब इंटरवल डिलीट किया था हमने। जी तो फिर O3 में क्या हुआ? फिर O2 में क्या हुआ? फिर O2 में 1/4 से स्टार्ट किए और 3/4 पे एंड किए। हाँ बिल्कुल सही। O3 की जो डोमेन शुरू होगी वो यहाँ से होगी, यानी कि O1 के सब इंटरवल्स और फिर O3 के सब इंटरवल्स में थोड़ा सा गैप आएगा, वो बिल्कुल पॉइंट का स्टार्ट नहीं हो जाएगी। इन शॉर्ट इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने फंक्शन की, अब ये अरेज कर रहा हूँ जो मैंने लिखा सारा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपने जो डोमेन यहाँ पे प्लॉट की है इस वक्त वो है O3 एक्चुअली डोमेन है, तो मैं साइड पे लिखता हूँ इसको। तो आपने इस वक्त जब थर्ड लेवल का 5 फंक्शन प्लॉट किया है तो उसकी जो डोमेन है वो असल में आपने O3 रखी है। और O3 डोमेन जो है वो 0-1 इंटरवल सारा कवर नहीं करती है, बल्कि 0-1 इंटरवल में से आपको O3 अगर माइनस करें तो बाकी जो है वो C3 रह जाता है। यानी कि C3 जो है वो इस वक्त इस डोमेन में शामिल नहीं है। ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ O3 पे है। अगर O3 और C3 का यूनियन ले लेंगे तब 0-1 इंटरवल कंप्लीट आपको मिलेगा। तो 0-1 इंटरवल के दो हिस्से हैं, एक वो डिलीटेड पोर्शन है जो कि O3 है, और एक वो पोर्शन जो डिलीट नहीं किया गया जो कि C3 है। तो अगर आप फंक्शन सिर्फ O3 पे बना रहे हैं तो C3 के ऊपर आपको कोई वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो वो हिस्सा जहाँ पे आपको ग्राफ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि दो कंसेक्यूटिव स्टेप्स के दरमियान में जो डोमेन का हिस्सा खाली रह गया, ये वो पोर्शन है जो कि C3 में असल में शामिल कर लिए गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो O3 को प्लॉट करेंगे तो C3 के ऊपर कोई ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। C3 वाले हिस्से डोमेन के खाली रह जाएंगे और ये स्टेप्स जो हैं एक दूसरे से मिले नहीं हुए। ये एक स्टेप के बाद थोड़ी डोमेन खाली रहती है, फिर अगला स्टेप शुरू होता है। तो ये वो वजह है कि जो हिस्सा खाली है वो क्योंकि 5 की डोमेन में नहीं है, 5 की डोमेन में सिर्फ डिलीटेड सब इंटरवल्स हैं, और जो सब इंटरवल डिलीट नहीं किए गए वो C3 में आते हैं और वो 5 की डोमेन में नहीं है। इसी वजह से कि 5 के डोमेन में C3 यानी कि C वाले पोर्शन जो हैं कैरेक्टर सेट्स वाले वो 5 की डोमेन में नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ये थ्योरम ऊपर दिया यहाँ पे कि वी एक्सटेंड 5 टू ऑल ऑफ द क्लोज इंटरवल 0-1। अगर आपको 5 समझ आ गया कि वो ये कह रहा है कि हम ऐसा करते हैं अब, क्योंकि 5 की डोमेन में जो है वो सिर्फ डिलीटेड पोर्शन है O वाला, बल्कि जो है वो C वाला पोर्शन नहीं है क्योंकि, तो इसलिए 0-1 डोमेन कंप्लीट जो है वो 5 की डोमेन में नहीं आ रही। तो हम 5 को एक्सटेंड कर लेते हैं, और एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि 0-1 इंटरवल का मेजर पोर्शन तो स्टिल आपने कवर कर लिया। जो डोमेन है यहाँ पे देखें
हो, तो 0 1 की डोमेन का जो ज़्यादा हिस्सा है वो फाई में ही आता है, वो डिलीटेड पोर्शन में ही आता है, ज़्यादा हिस्सा डिलीट हो चुका है 0 1 में। तो इस वजह से जैसे जैसे डिमेंशन आगे बढ़ेगी तो फाई तकरीबन 0 1 का पोर्शन सारा ही इंक्लूड करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट्स रह जाएंगे जिन पे फाई डिफाइन नहीं होगा, सी वाले पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब पे तो बाकी सारे 0 1 इंटरवल पे डिफाइन हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि वो जो पॉइंट्स रह गए हैं क्योंकि वो थोड़े हैं तो हम उनको भी फाई की डोमेन में शामिल करते हैं, फाई को एक्सटेंड कर लेते हैं ओवर द होल क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है, बाय डिफाइनिंग इट्स ऑन सी, क्योंकि सी पे नहीं डिफाइन तो सी पे भी डिफाइन करें तो इससे उसकी डोमेन कंप्लीट 0 1 हो जाएगी। लेकिन उस पर अब सी पे क्या वैल्यूज़ देनी है, क्योंकि ओ के ऊपर क्या वैल्यूज़ देनी है वो तो हमने आपको रूल बता दिया पीछे कि डिलीटेड पोर्शंस पे स्टेप्स बनाने हैं और वो स्टेप्स को वैल्यूज़ क्या देनी है वो हमने डिफाइन कर दी है जो ऊपर बताया। तो अब सी पे वैल्यूज़ क्या देंगे, तो ये देख लें नीचे फंक्शन दिया हुआ है बड़ा क्लियर कि सी पे आपको क्या वैल्यूज़ देनी है। सी का सबसे पहला पॉइंट 0 है और 0 किसी भी डिलीटेड पोर्शन में कभी भी नहीं आएगा, 0 हमेशा सी में ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है इसी तरह 1 जो है वो कभी जो है वो ओ में जा सकता है या नहीं जा सकता, या 0 जो है वो ओ में जा सकता है या नहीं, तो ये तो कंस्ट्रक्शन से जो जिस तरह उसने बताया तो वहीं से नज़र आ रहा है कि 0 हमेशा जो है वो सी में ही रहना है। तो इस वजह से अभी जब आप फाई को 0 1 पे एक्सटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले बताएं कि 0 पे क्या वैल्यू देनी है। तो वो कहता है कि 0 पे ना इसको 0 वैल्यू दे दें, ठीक है क्योंकि 0 वैल्यू भी कभी किसी स्टेप को नहीं मिलनी, तो हम ऐसा करते हैं कि 0 पॉइंट को 0 पे वैल्यू ही दे देते हैं। और एक चीज़ आपने जब आप फाई को एक्सटेंड कर रहे हैं 0 1 पे, जैसे मैंने 0 पे ये 0 वैल्यू ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी कर दिया ताकि आप एक्सटेंशन भी देख लो कि ब्लैक जो है वो इसका अपना O3 पे जो है वो लेवल है, O3 पे अपना ग्राफ है फाई का, और जो रेड वाला ग्राफ है वो जो है वो एक्सटेंशन है अब डिलीटेड पोर्शन से 0 1 पे फाई की तो देखा सबसे पहला काम ये किया कि 0 पे 0 वैल्यू असाइन कर दी है। फिर दूसरा काम ये किया है कि फाई को एक्स पे डिफाइन किया वेयर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस 0, यानी कि कैंडल सेट के पॉइंट्स ले लेने हैं, 0 को छोड़ के, 0 पे तो हमने 0 वैल्यू दे दी है, तो 0 को छोड़ के अब जो कैंडल सेट्स के पॉइंट बचे हैं उनमें से कोई पॉइंट पिक करें उसके बाद जब आप कैंडल सेट का एक पॉइंट पिक कर लेंगे नॉन ज़ीरो, तो आपने ये करना है कि 0 से लेके उस पॉइंट तक जो आपने पिक किया है उसका इंटरसेक्शन लेना है ओ के साथ, ठीक है। तो जब आप उस पॉइंट एक्स का जो कि आपने नॉन ज़ीरो पॉइंट कैंटर सेट में से उठाया जो कि फाई के डोमेन में नहीं था पहले, तो जब आपने वो एक्स नॉन ज़ीरो पॉइंट उठा लिया कैंटर सेट का, तो आपने 0 से एक्स तक का एक सब इंटरवल ले लेना और वो इस तरह का है, 0 से लेके 0 इंक्लूडेड और एक्स जो है वो नॉट इंक्लूडेड, तो 0 से एक्स तक का एक सब इंटरवल ले लेना और उसका आपने ओ से इंटरसेक्शन ले लेना और ओ जो था वो था डिलीटेड सब इंटरवल, ठीक है। तो जब आप ये इसका ओ से इंटरसेक्शन ले लेंगे तो इस पूरी डोमेन में जो कि ओ से कॉमन आएगी उसकी 0 से एक्स तक के इंटरवल की ओ से जो कॉमन डोमेन आएगी उसमें से टी पॉइंट वेरी करना है उसमें, और फाई उस पर पहले से डिफाइन होगा क्योंकि ओ से इंटरसेक्शन है तो फाई ओ पे डिफाइंड है, तो इसलिए फाई ऑफ टी आपने उन सारे पॉइंट्स के लिए ले लेना और जो फाई की सबसे बड़ी वैल्यू उस रीजन में आएगी वो आपने उस एक्स को असाइन कर देंगे, ठीक है। तो 2-3 स्टेप्स में आपको ये फंक्शन समझ आएगा कि जो उसने एक्सटेंशन की है ये में उन सब पॉइंट्स पे है जो कि फाई के डोमेन में नहीं थे, यानी कि वो नॉन ज़ीरो कैंडल सेट के पॉइंट्स थे, और उन पॉइंट्स के लिए आपने फाई को एक्सटेंड कैसे किया कि आपने 0 से x तक के इंटरवल्स कंसिडर किए हैं और उनका ओ से इंटरसेक्शन लिया और उन पॉइंट्स पे फाई डिफाइन करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली। अब ये यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से x लेता हूँ मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से कोई एक वैल्यू x जो है वो पिक कर लिया, हाँ हाँ अच्छा अच्छा किधर भी मैं अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम देंगे। हाँ हाँ मैं अभी क्लास पे हूँ, मेरा क्लास में, ठीक है, ओके जी, ओके थैंक यू अच्छा जी। तो अच्छा सपोज कर लें कि यहाँ से ना मैं एक एक्स पॉइंट पिक करता हूँ, तो वो मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, ये एक्स का पॉइंट आ गया।
तो अब मैंने सबसे पहला काम ये करना, मैंने एक्स जो लिया मैंने इस तरह से लिया कि ये नज़र आए कि ये एक्स जो है ये सी में है। तो सी में रखने के लिए इसको मैंने क्या किया कि 2 स्टेप्स यहाँ पे जो सेपरेट हो रहे हैं, तो एक स्टेप यहाँ पे और एक स्टेप यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये वो पॉइंट यहाँ से लिया मैंने जो कि पहले से उसके डोमेन में नहीं था, ठीक हो गया। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया एक्स, और ये नज़र आ रहा है कि एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो सी का पॉइंट है क्योंकि 5 उस पर डिफाइंड नहीं है ऑलरेडी। तो यहाँ से मैंने एक्स पॉइंट ले लिया। तो अब ये जो मैंने एक्स पॉइंट लिया है, अब उसका रिकन्स्ट्रक्शन है वो क्या कहती है कि आपने अब ये करना है कि 0 से एक्स तक का एक सब इंटरवल ले लेना। तो अगर मैं 0 से यहाँ से ये 0 है और यहाँ से मैं 0 से आगे कंटिन्यू करूँ और 0 से x तक का ये मैंने ओपन इंटरवल ले लिया, ठीक है। x पे ख़त्म हो गया ये ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल है। 0 से x तक का सब इंटरवल ले लिया। इसकी मैं o से इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। तो इसकी जब मैं o से इंटरसेक्शन लूँगा तो वो सारे सब इंटरवल आ जाएंगे जो कि o में है, डिलिटेड वाले पोर्शंस, ये सारे o इंटरसेक्शन क्लोज सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल 0 से x तक। तो x से पहले पहले जितने स्टेप्स आपके कवर हुए हैं, x से पहले पहले जितने भी स्टेप्स आपने कवर किए ओ ने, वो सारे के सारे जो सब इंटरवल्स हैं उनकी डोमेन्स यानी कि ओ के वाली 4k जो कि वहाँ एक्स से पहले पहले सारे सब इंटरवल्स आ जाते हैं, तो वो सारे सब इंटरवल्स इंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे उस इंटरवल की। और अब आपने टी को वेरी करना है, और अब टी वेरी करेगा इन सारे सब इंटरवल्स के अंदर, और आपने उन टी की फंक्शनल वैल्यूज़ लेनी है फाई ऑफ टी, और उस फाई ऑफ टी की सबसे बड़ी वैल्यू ले लेनी है। तो ज़ाहिर बात है वो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो फाई ऑफ टी होगा वो फाई ऑफ टी आपको ये स्टेप्स पे अलग अलग वैल्यूज़ दे रहा है क्योंकि मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन है फाई जो है। तो इसलिए सबसे राइट पे जो भी स्टेप आ रहा होगा 0 से x तक के क्लोज इंटरवल के अंदर, वो फाई की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। यानी कि ये जो आखिरी वाला स्टेप है ये फाई की सबसे बड़ी वैल्यू होगी जब आप फाई ऑफ टी लेंगे और उसका मैक्सिमम या सप्रीमम उसका फाइंड करेंगे इन ऑल दी सब इंटरवल्स जो कि ओ से इंटरसेक्शन में आ रहे हैं सेमी ओपन इंटरवल 0x के साथ। तो अब देखें कि इन शॉर्ट आपने क्या किया है, ये किया है कि 0 पे 0 वैल्यू असाइन कर दी है। उसके बाद आपने एक एक्स पॉइंट लिया जो कि डोमेन में नहीं था। आपने उस एक्स पॉइंट को लेने के बाद आपने ये देखा है कि 0 से x तक कितने स्टेप्स आए हैं, और उनमें से जो सबसे बड़ा स्टेप अपीयर हुआ है x से पहले, ठीक है, आपने फाई ऑफ एक्स को वो वाली वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। और अगर मैं इस वाले पोर्शन में जो ये वाला रीजन था सी वाला, सी का ये सब इंटरवल था ना ये, क्योंकि हम अभी सी इन्फिनिटी पे नहीं एग्जांपल ले रहे, हम अभी जो है वो C3 पे एग्जांपल ले रहे हैं। तो C3 का ये एक सब इंटरवल है जो कि डोमेन में नहीं है फाई के फ़िलहाल। तो मैं इस C3 में कोई भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ले लूँ, तो उन सब पॉइंट्स के लिए जो सबसे बड़ा वाला सब आएगा स्टेप फाई का, वो यही वाला आएगा जो कि मैंने हाईलाइट किया है कि एक्स के बिल्कुल लेफ़्ट पे देखना है आपने कि एक्स तक आने तक 0 से लेके एक्स तक आने तक सबसे बड़ा स्टेप जो भी अपीयर हुआ है, तो वो सारे का सारा जो है स्टेप जो है उस एक्स पे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपने क्या किया है, आपने फाई को 0 1 पे एक्सटेंड कैसे किया है, आपने प्रीवियस स्टेप को नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू तक एक्सटेंड कर दिया। यानी कि सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो राइट पे एक्सटेंड हो गए और उन्होंने अपने राइट पे जो भी सी का पोर्शन आ रहा था उसको कवर कर लेना, ठीक है। यानी कि हर स्टेप के बाद असल में जो हिस्सा खाली था जो कि सी के डोमेन में था, कैरेक्टर सेट का हिस्सा था वो, और ओ में नहीं था, आपने यूँ किया कि उन सारे पॉइंट्स उन सारे स्टेप्स को एक्सटेंड कर दिया अपने राइट साइड पे। लेफ्ट पे एक्सटेंड नहीं करना, गलत हो जाएगा। आपने सारे स्टेप्स को अपने राइट पे एक्सटेंड कर दिया और जितने पॉइंट्स सी के जो सी का पोर्शन जो भी बचा हुआ था हर स्टेप के बाद अगले स्टेप से पहले, आपने हर स्टेप को राइट पे एक्सटेंड करके वो सारे पॉइंट भी सी में शामिल कर, वो सारे पॉइंट भी ओ में ओ फाई के इमेज में शामिल कर लिए, ठीक है, उन स्टेप्स को एक्सटेंड करके। तो इस तरीके से ये सारा जो है वो कवर हो जाएगा, हिस्सा जो बच गया 0 पे 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो अब ये देखें कि स्टिल जो ये नया फंक्शन आपने बनाया है ये फंक्शन अभी भी मोनोटोन इंक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या सारा 0 1 इंटरवल कवर हो गया है डोमेन के तौर पे, या अभी भी 0 1 डोमेन का कोई पोर्शन रहता है, बता सकते हैं?
नहीं सर, अब तो क्लियर है, 1 तक से। क्लियर है? अच्छा मुझे जी ये सर। बताएं कि जिस तरह, हाँ ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि जिस तरह से ये फंक्शन एक्सटेंड हो रहा है और ये इंक्रीज़ करता चला जा रहा है और ये स्टेप्स जो हैं ये डोमेन के सारे अलग अलग पोर्शंस पे इस तरह से ये स्टेप फंक्शन बन रहा है। तो अब देखें कि जब आप O3 अभी ये O3 पे प्लॉट किया आपने, राइट? अगर आप इस O3 के बजाय इसको O5 पे या 6 पे या जब 3 किसी लार्ज वैल्यू पर जाएगा तो 3 के बाद किसी लार्ज वैल्यू के लिए जिसको जो कि एक्चुअली O बनेगा, यानी कि वो जो जिसको हमने कहा है कि सारे O के इसका यूनियन है वो फॉर K1 टू इन्फिनिटी, जो एक्चुअल O होगा जब आप उस पे प्लॉट करेंगे तो उस पे जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो गई होंगी, क्योंकि आपने देखा है कि O1 के ऊपर एक ही फंक्शनल वैल्यू थी और 1/2 उसकी इमेज था, और एकदम से O2 पे जो है वो 3 हो गई और O3 पे जो है वो 7 हो गई, 8 वैल्यूज़ 7 हो गई, ठीक है? तो आप ये देखेंगे जो इंक्रीजिंग पैटर्न है कि जैसे O K में K बढ़ेगा तो उस तरह ये फंक्शनल वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है? अगर मैं O10 पे आपको कहूँ कि आपने O10 पे ग्राफ बनाना है तो बाय हैंड तो नहीं बनाएंगे, सारी बात है, लेकिन जब आप अगर कोई सॉफ्टवेयर हो या आप इमेजिन करें तो आप देखेंगे कि O10 के ऊपर जो है ये स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हुए हैं और ये वर्टिकली जो है वो 0 1 का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कवर कर लेंगे, ठीक है? तो जितने ज़्यादा आप K को बढ़ाएंगे तो वर्टिकली आपके स्टेप्स उतने ज़्यादा स्प्लिट होते चले जाएंगे और वर्टिकली एक वर्टिकल जो डिस्टेंस है दो स्टेप्स का वो आपस में कम होता जाएगा। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि जब ज़्यादा स्टेप्स होंगे तो आपको पता है कि फिर आपने 1/2 रेज़ पावर k, फिर 2/2 रेज़ पावर k, फिर 3/3 रेज़ पावर k, तो आपके स्टेप्स जो हैं उनका वर्टिकल डिस्टेंस आपस में कम होता चला जाएगा ना। तो जब इस तरह से आप जो है k की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो जो वर्टिकल स्टेप्स हैं वो भी छोटे होते चले जाएंगे। डोमेन तो आपने वैसे ही सारी 0 1 पे एक्सटेंड कर दी है, तो इस तरह वर्टिकल स्टेप्स भी आपके कम होते चले जाएंगे। तो उससे आप एक ऑब्जर्वेशन देखें कि आपको किस तरह का फंक्शन मिलेगा। तो प्रोग्रेशन 20 में उसने एक्सप्लेन किया हुआ ये बात। वो कहता है कि जब आप कैंटिलीवर फंक्शन बनाएंगे, द कैंटिलीवर फंक्शन फाई इज़ एन इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस फंक्शन। अब आपने कभी कोई स्टेप फंक्शन देखा है जो कंटिन्यूस हो? स्टेप फंक्शन तो हम एग्जांपल जो हम स्टूडेंट्स को एग्जांपल देते हैं बैचलर लेवल तक, तो डिस्कंटिन्यूस फंक्शन की एक एग्जांपल हम स्टेप फंक्शन देते हैं कि जी ये सीलिंग फ्लोर फंक्शंस हो गए इंटीजर वैल्यूज या कोई भी और स्टेप फंक्शन हो गए डिफरेंट स्टेप्स वाले, तो ये डिस्कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं क्योंकि इनमें स्टेप टूटे हुए होते हैं, एक स्टेप खत्म होता है अगला स्टेप शुरू होता है, तो डिस्कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। लेकिन अब ये किस तरह का कंटिन्यू स्टेप फंक्शन है कि जो कि इंक्रीजिंग और कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये जो उसकी कंटिन्यूटी आपने एकदम से इमेजिन कर ली है, ये कंटिन्यूटी असल में इन्फिनिटी पे है और उस इन्फिनिटी पे जो कंटिन्यूटी है वो इस वजह से है कि आपने जो ये 2k का फैक्टर डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे ये वर्टिकल डिस्टेंस है असल में दो स्टेप्स का, और इन्फिनिटी पे ये वर्टिकल डिस्टेंस दो स्टेप्स का ख़त्म हो जाएगा, यानी कि दो वर्टिकल स्टेप्स के दरमियान में जो गैप आ रहा है फंक्शनल वैल्यूज़ का, ये सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए आ रहा है, और जब k बढ़ता जाएगा तो ये वर्टिकली भी इनका डिस्टेंस स्टेप्स का आपस में कम होता चला जाएगा और इन्फिनिटी में पहुंचेंगे तो ये सारे स्टेप एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक इंक्रीजिंग, और आपको एक इंक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो मिलेगा। अब ज़ाहिर बात है वहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस तो नहीं होंगी ग्राफ की जो मैंने ड्रॉ कर दी हैं, मैंने सिर्फ आपको एक इमेज दिया कि किस तरह से लाइन थोड़ा ज़िगज़ैग करके जो है वो 0 से 1 की तरफ इंक्रीज़ करके जाएगी, लेकिन वो फंक्शन होगा वो, और मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है? हाँ, और ये किस तरह का होगा, दैट मैप्स 0 1 ऑन टू 0 1। अब ये देख रहे हैं ये 0 1 ऑन टू 0 1 ये प्रोजेक्शन बनेगी इसकी, 0 1 ऑन टू 0 1 मैपिंग बनेगी, डोमेन भी कंप्लीट 0 1 हो जाएगी और इमेज भी कंप्लीट 0 1 हो जाएगा। ये जो स्टेप्स हैं जो कि नज़र आ रहा है कि बीच में कुछ स्टेप्स खाली हैं, तो इमेज सेट जो है वो कंप्लीट 0 1 नहीं नज़र आ रहा था, जो ये इमेज सेट है इसकी बात हो रही है, तो ये इमेज सेट है ये कंप्लीट 0 1 नहीं नज़र आ रहा जो, तो ये भी यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो इमेज सेट है वो भी कंप्लीट 0 1 हो जाएगा, यानी कि 0 1 का कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई स्टेप वहाँ पे लाजमी मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे ओ केस की इतनी ज़्यादा यहाँ पे रेंज हो जाएगी कि वो भी सारा 0 1 कवर कर लेंगे। इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट,
इसका ना सिर्फ ये कंटिन्यूस होगा बल्कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी हो जाएगा ऑन द ओपन इंटरवल एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 ऑफ द कैंटल सेट। ठीक है, और जो होगा इसका डेरिवेटिव वो ओ पे जो होगा वो 0 होगा और जो मैयर होगा ओ का वो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ओ ने तो ये तो पहले भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्योंकि 0 1 जो है 0 1 में से सी को माइनस करने के बाद आपने क्योंकि ओ बनाया, ठीक है, और ओ इन्फिनिटी स्टेप के बाद होगी 0 1 में से ओ को सॉरी सी को माइनस करके आपने जो है वो ओ बनाया है और क्योंकि सी का मैयर 0 है तो इस वजह से अगर 0 1 में से मैं 0 मैयर का सेट निकाल देता हूँ तो बाकी जो सेट ओ बचता है वो स्टिल जो है वो 1 मैयर का ही बचता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मिल गई है कैंटिलीवर फंक्शन की। अब क्योंकि ओ के जो पॉइंट्स हैं उनमें ये फंक्शन बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि ओ के जो इंटरवल्स मिलेंगे ना आपको उन पे ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्टेप वाइज होगा, तो इस वजह से ओ के पॉइंट्स के ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, क्योंकि ओ पे ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सारे कमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई फंक्शन के ऊपर वो मैंने आपको दे दिए हैं। ये वही डिटेल है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, ये फर्दर एक्सप्लेनेशन उसी बात की जो मैं अभी बता रहा था। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा, अब कुछ वेरिएशंस हैं यहाँ पे इसी तरह कैंटिलीवर फंक्शन की। प्रोपोजिशन 21 देख लें, लेट फाई बी द कैंटिलीवर फंक्शन। ये वही फंक्शन हमने डिफाइन किया है। अब इस फंक्शन को देखते हुए जिस तरह फाई आपने डिफाइन किया है तो उसी तरीके से एक और हम फंक्शन डिफाइन करते हैं साई। ठीक है, और ये साई क्यों डिफाइन किया है ये पता चल जाएगा। ये फंक्शन साई डिफाइन किया है, इसकी डोमेन भी 0 1 ही है, तो साई इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1 बाय फाई ऑफ एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये जो फाई ऑफ एक्स के अंदर उसने x ऐड कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इस फंक्शन में डिपेंड कर रहा है, जो साई है उसको फाई ऑफ एक्स प्लस एक्स के फॉर्म में डिफाइन किया। x ऑल्सो वेरीज बिटवीन 0 1, और अगर हम इस तरह का फंक्शन डिफाइन करें तो उससे साई की क्या प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, जबकि फाई का हमें पता है। तो साई जो है वो स्टिल जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, बल्कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो फाई था वो कुछ सब इंटरवल्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल था, बिल्कुल फ्लैट पोर्शन थे, क्योंकि ओ जो था वो कुछ जगहों पे कांस्टेंट था स्टेप्स में। तो इस वजह से उन हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को ख़त्म करने के लिए उसने उसमें एक कांस्टेंट नहीं, उसमें एक स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन ऐड कर दिया ताकि ये सारी डोमेन के ऊपर ही स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग हो जाए। ठीक है, क्योंकि फाई जो था वो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग नहीं था पूरी डोमेन पे, वो कुछ जगहों पे फ्लैट हॉरिजॉन्टल पोर्शन थे जहाँ पे उसके डेरिवेटिव 0 है। तो इस वजह से वो ख़त्म करने के लिए पोर्शन इसने फाई डिफाइन किया, साई डिफाइन किया फाई में एक्स ऐड करके, और साई जो है अब वो एक स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके अंदर एक सिंपल फंक्शन ऐड किया है एक्स, जो कि खुद डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इस वजह से फाई की अपनी डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अब इसकी रेंज चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने वो इमेज में ऐड की है कुछ चीज़ें, तो अब इमेज सेट जो है वो चेंज हो जाएगा। उसकी डोमेन तो 0 1 ही रहेगी, लेकिन अब उसकी रेंज, क्योंकि आपने पहले उसकी रेंज 0 1 थी और अब आपने उसमें एक वेरिएबल ऐड कर दिया जो खुद 0 1 के दरमियान वेरी कर रहा है, तो अब इसकी रेंज 0 से 2 तक चली जाएगी। ठीक है, तो आपने जस्ट इस फंक्शन को स्केल कर दिया है वर्टिकली, और उस वर्टिकल स्केलिंग से ये फंक्शन स्ट्रिक्ट मोनोटोन इंक्रीजिंग हो गया। फिर से इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं साई की, कि साई जो है मैप्स द कैरेक्टर सेट सी ऑन टू अ मेजरेबल सेट ऑफ पॉजिटिव मैयर। अब आप देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि जो फाई था, फाई में आपने नोट किया था कि फाई जो है वो ओ पे डिफाइन किया हुआ है, पहली बात ये।
कि उसके डोमेन में जो है वो सी नहीं है। फाई को एक्सटेंड किया था आपने सी पे, लेकिन उस एक्सटेंशन में भी यही था कि जितने स्टेप्स थे उतनी ही एक्सटेंशंस थी वो साई की, फाई की, ठीक है, डेटेड पोर्शंस के ऊपर। अब यहाँ पे जो आपने एक्सटेंशन किया है इसकी, वो इस तरह किया है कि अब जो कैंटर सेट है कंप्लीट डोमेन में से, अगर आप उसको इमेजिन करें साई के डोमेन के अंदर, तो अब वो जो कैंटर सेट है साई के डोमेन में वो मैप हो जाएगा एक मेजरेबल सेट, पॉजिटिव मेजर के सेट के ऊपर, क्योंकि अब आपने जो वर्टिकल स्केलिंग की है अब उससे उसका मेजर बढ़ जाएगा, पहले उसका मेजर 0 था। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि इट मैप्स a measurable set, a subset of the counter set onto a non measurable set। ठीक है ना, दोनों तरीक़ों से आप इस चीज़ को रीड कर सकते हो, क्योंकि ये एक बाइजेक्शन बन गई है अब 0 1 से 0 2 के दरमियान, और एक साइड पे जो 0 1 वाला पोर्शन है उसके अंदर आपके पास एक जो है वो नॉन मेजरेबल सेट पड़ा हुआ है। तो इस वजह से आप अगर 0 2 से उस तरफ रीड करो तो एक पॉजिटिव मेजर के सेट को नॉन मेजरेबल सेट में मैप किया हुआ है, और अगर इस तरफ से रीड करो तो मैप्स नॉन मेजरेबल सेट और सबसेट ऑफ द कैंटर सेट, क्योंकि वो जो मेजरेबल सेट है वो कैंटर सेट के सबसेट के तौर पे आपको मिल रहा है और वो एक नॉन मेजरेबल सेट के ऊपर मैप हो रहा है। तो ये कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं साई की भी और फाई की भी, जो कि यहाँ पे उसने प्रूफ के अंदर जो है वो हाईलाइट की हुई हैं सारी डिटेल्स। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, क्योंकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो है अगर वो आपको समझ आ जाए तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो वहाँ से समझ जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, साई की कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले फाई की कंस्ट्रक्शन जो प्रीवियस थ्योरम में थी, फिर फाई की एक्सटेंशन क्लोज इंटरवल 0 1 के ऊपर और फिर साई की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फाई। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपने यहाँ से गौर से देख लेनी है बस। यहाँ पे उसने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस बात को, और ये वो आखिरी नोट है जो वो कह रहा है कि मेजरेबल सेट को नॉन मेजरेबल सेट पे कैसे मैप किया है। अच्छा, अब इन दोनों प्रोपोजिशंस को से उसने कंक्लूड क्या किया है, असल में वो कुछ ऐसे क्वेश्चन को आंसर करना चाह रहा है जो लॉजिकली समझ में नहीं आते आराम से। तो प्रोपोजिशन 22 में वो बता रहा है कि देयर इज अ मेजरेबल सेट, अ सबसेट ऑफ द कैंटर सेट दैट इज नॉट अ बोरल सेट। ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो उसने नॉन मेजरेबल सेट के सेक्शन में सबसे पहले पोज किया था। उसने कहा था कि सारे के सारे जो है वो मेजरेबल सेट होते हैं, सारे के सारे जो हैं वो बोरल सेट जो होते हैं वो मेजरेबल सेट होते हैं, लेकिन क्या हर मेजरेबल सेट जो है वो क्या बोरल सेट होता है? तो उस चीज़ को उसने रिड्यूस करने के लिए 2-3 एक्सटेंशन जो बनाई हैं प्रीवियस प्रोपोजिशन में, वो इस तरह से बनाई है ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हर मेजरेबल सेट का बोरल सेट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बोरल सेट जो है वो तो सिर्फ ओपन और क्लोज सेट्स और उनके यूनियन और इंसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट से बने हुए सेट्स हैं। तो अभी जो उसने सेट बनाया है ना तो वो ओपन है, ना वो क्लोज है, ना वो इनका यूनियन या इंसेक्शन है। तो इस वजह से उसने ये कंक्लूड किया कि एक आपको ऐसा भी मेजरेबल सेट मिल सकता है जो कि बोरल सेट नहीं होगा, लेकिन वो मेजरेबल सेट जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो हमने कैंटर सेट के सबसेट में से वो मेजरेबल सेट उठाया और उसको हमने बताया कि अब ये मेजरेबल सेट है लेकिन ये बोरल सेट नहीं है। ठीक है तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है अच्छा जी, ओके। यहाँ पे आपको कुछ मेजरेबल फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ से देखेंगे थोड़ी सी उनकी। ठीक है, उसके बाद बैक इंटीग्रेशन पे जाएंगे। तो जो बैक मेजरेबल फंक्शन जो है ये किस तरह के होते हैं, एक डेफिनेशन है। सबसे पहले ऑलमोस्ट एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट देख लें। ऑलमोस्ट एवरीवेयर हम मेजर थ्योरी में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक जो है एक तो कैजुअल सेंस में आप कहते हैं और यहाँ पे हम उसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली ऑलमोस्ट का क्या मतलब मैथमेटिक्स में हम ले सकते हैं जो कि क्लियरली डिफाइंड हो, एम्बिगुअस ना हो। तो अगर हम कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी है दैट होल्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि वो तकरीबन जो है वो हर जगह पे होल्ड करती है, तो इसका क्या मतलब है कि एक प्रॉपर्टी तकरीबन हर जगह पे कैसे होल्ड करती है?
उसका क्या मतलब है? तो हम कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी जो है वो, अगर एक सेट ई ले लें जो कि डोमेन है हमारी, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ले लें जो कि सेट ई पे हम कहते हैं कि तकरीबन सारे पॉइंट्स में होल्ड करती है, तो उसको हम कहते हैं कि द प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन सेट ई प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट होल्ड ऑन द सेट ई नॉट, ठीक है, वेयर ई नॉट इज अ सबसेट ऑफ ई एंड माइयर ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर तो ऐसे हो ना कि एक प्रॉपर्टी किसी सेट ई पे डिफ़ाइन कर रहे हैं आप, और वो ई के सिर्फ उन पॉइंट्स पे डिफ़ाइन नहीं हो पा रही जिनका मेजर 0 है और बाकी सब पॉइंट्स पे हो रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो है वो डिफ़ाइंड है। इसको इसकी एग्जांपल के तौर पे आप ले लें, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक फंक्शन है हमारा, और वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, मतलब चलो ये भी एग्जांपल हमने पहले भी देखी है। सपोज़ करें कि एक फंक्शन मैं इस तरह से डिफ़ाइन करूँ, ये ब्रैकेट फंक्शन आपने देखे होंगे, ये फ्लोर फंक्शन होते हैं, और ये जो है किसी भी रियल नंबर को उसके बिल्कुल लेफ़्ट पे जो इंटीजर पड़ा होता है वो फंक्शनल वैल्यू के तौर पे होते हैं, और ये स्टेप फंक्शन होते हैं, इनके स्टेप्स जो है ये यूँ इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। किसी को याद है ये फ्लोर फंक्शन? फ्लोर फंक्शन के बारे में पता है ना? जी सर, पढ़ा हुआ था। ओके, तो ये जो फ्लोर फंक्शन है ये ब्रैकेट फंक्शन है, और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, राइट? और ये किन पॉइंट्स, इनकी डिसकंटिन्यूटीज़ किन पॉइंट्स पे आती हैं, कोई बता सकता है? ये जो डिसकंटिन्यूटीज़ आ रही हैं इन फंक्शंस की, तो ये किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं? यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट होगा? तो असल में जो ये ब्रैकेट फंक्शन होते हैं, चाहे वो सीलिंग टाइप के हों चाहे वो फ्लो टाइप के हों, ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि जैसे ही इंटीजर चेंज होता है इनका स्टेप चेंज हो जाता है। आप कोई भी ग्राफ निकाल लें आप कोई भी ग्राफ निकाल लें गूगल से, किसी भी फ्लोर फंक्शन का, सीलिंग फंक्शन का, तो आप उसकी डोमेन देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि ये इंटीजर्स पे इनके स्टेप्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने इंटीजर्स होंगे उन सब पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएं फिर कि टोटल कितने पॉइंट्स, कितनी डिसकंटिन्यूअस होंगी ब्रैकेट फंक्शन की ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है ये? अगर आर को डोमेन ले लें, अगर हम कहें कि आर इज़ द डोमेन और ब्रैकेट फंक्शन इज़ आवर फंक्शन, तो ब्रैकेट फंक्शन कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है इन आर? हाँ जी, आंसर? मुश्किल बात पूछ ली है। सर आर में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन हर इंटीजर पे वैल्यू अगर तब्दील हो रही है तो फिर तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ही जाएगा। हाँ, लेकिन माइनस इन्फिनिटी हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है ना, सिर्फ इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि मैंने कहा है कि जब इंटीजर आएगा तो स्टेप चेंज हो जाएगा तो ये जो ब्रेक आता है ये दो स्टेप्स के दरमियान, तो सर आर में ये इंटीजर्स इंटीजर, माइनस कर, हाँ, इंटीजर्स पे जितने इंटीजर होंगे उतनी डिसकंटिन्यूअस होंगी इस फ्लोर फंक्शन की, ठीक है, ब्रैकेट फंक्शन की। तो जितने इंटीजर आएंगे, क्योंकि देखें जब एक स्टेप के दौरान, यानी कि फॉर एग्जांपल 0 से 1 के दरमियान में तो इसने डिसकंटिन्यूअस नहीं होना ना, क्योंकि 0 से 1 के दरमियान तो ये हॉरिजॉन्टल एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो तो कंटिन्यूअस होता है। तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, और लेकिन 0 1 के दरमियान में तो नहीं होगा। इसी तरह 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन 1 और 2 के दरमियान में नहीं होगा। इसी तरह फिर इसके बाद इसने 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाना, ठीक है। तो ये स्टेप्स के बाद डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा लेकिन स्टेप्स के दरमियान में नहीं होगा। तो जितने इंटीजर्स होंगे उतनी डिसकंटिन्यू, आर में जितने इंटीजर्स का जो है वो माइनस कर लें, आर माइनस जी कर लें। आर माइनस जी, हाँ बिल्कुल, आर माइनस जी जो है ये वो रीजन है
जिसमें ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। ये जो फ्लोर फंक्शन मैंने बनाया है ये r माइनस जी पर कंटिन्यूस है। r माइनस जी लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, r माइनस जी। तो ये जो डोमेन है r माइनस जी पे ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है और z पे डिसकंटिन्यूस है। ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ज़्यादा पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है कि ज़्यादा पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी बताएं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये z पे डिसकंटिन्यूस है और r माइनस जी पे कंटिन्यूस है। तो मुझे बताएं कि ये ज़्यादा पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है कि ज़्यादा पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। तो r माइनस जी पर पर कम पॉइंट कंटिन्यूटी पे ज्यादा पॉइंट पे। डिसकंटिन्यूअस। आप कम पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। और फराज आपने क्या बताया इसका? फिर यही फराज कि का तो r ये होता माइनस है, ज्यादा हो जाएंगे ना, फिर r माइनस कंटिन्यूस ज्यादा हो जाएंगे। हाँ r माइनस जी पे ज़्यादा पॉइंट्स हैं क्योंकि, तो इसलिए ज़्यादा पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस है, थोड़े जी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब चलो ये तो सिर्फ ज़्यादा और थोड़े की बात होगी ना। इसको इस तरह नहीं, ज़रा गौर करें तो इस तरह नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा पॉइंट पे कंटिन्यूस है और बहुत थोड़े पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि r माइनस जी के मुकाबले में z बहुत ही कम पॉइंट है। जिस r तरह से माइनस जी जो है उसका मैयर जो है वो r के बराबर होगा और z का मैयर 0 है। तो इनमें से बड़ा सेट r माइनस जी है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है z की निस्बत। इस बात जी को समझ रहे हैं? जी सर। हाँ, तो इस वजह से अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये कहना हो कि ये प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि हम जिस प्रॉपर्टी का भी जिक्र कर रहे हैं ये कंटिन्यूटी है, तो जो कंटिन्यूटी की जो प्रॉपर्टी है बीइंग कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल, तो ये जो फंक्शन फ्लोर फंक्शन हमने कंसिडर किया है ब्रैकेट फंक्शन, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आर हम इसको कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है, कि ये आर के अंदर ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस है। क्योंकि जिन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूस नहीं है वो हैं जी, एंड जी फॉर्म्स अ सेट ऑफ मायर ज़ीरो। अगर तो प्रॉपर्टी सिर्फ उन पॉइंट्स पे होल्ड नहीं कर रही जो मिल के एक मायर ज़ीरो का सेट फॉर्म करते हैं, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आप उसको कह सकते हैं कि ये थोड़े से हैं, इनको रहने दें। तो तकरीबन सारे पॉइंट्स पे ही ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो समझ आ रही है सेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की, कि हम कह सकते हैं कि जो फ्लोर फंक्शन है ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस है ऑन आर। हालांकि आपको पता है कि कुछ पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जिन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि वो मायर ज़ीरो का सेट बना रहे हैं, तो इस वजह से वो थोड़े से हैं, इसलिए उनको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो जब हम कहेंगे कि एक चीज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है, तो हमें बस ये कंफर्म होना चाहिए कि जिन जगहों पे वो होल्ड नहीं करती वो थोड़ी होनी चाहिए। तो थोड़े मैयर के लिए हम ज़ीरो मैयर इस्तेमाल करते हैं। तो बस आपने जब पूछा जाए आपसे कि कोई प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है कि नहीं, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ कहाँ होल्ड नहीं करती, और जहाँ जहाँ वो होल्ड नहीं करती अगर तो वो सारे सेट मिल के, अगर वो सारे पॉइंट्स मिल के मैयर ज़ीरो का सेट फॉर्म करें, तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो अब आपको समझ आ गई है कि ये जो मैंने फंक्शन बनाया है दिस इज़ कंटिन्यूस ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर। ये बात अब समझ आ रही है? जी जी ओके गुड। चलो ठीक है, फिर मैं आपसे एक और एग्जांपल पूछ लेता हूँ ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। मुझे ये बताएं कि ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ अभी, थोड़ा सा ही हिस्सा है मेरे पास, कलर चेंज चलो रहने दो, ऐसे ही बना लेता हूँ। ये जो मैंने वर्टिकल, ये जो मैंने एक्सिस बनाया है और अब मैं एक्सिस के बाद मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो मुझे बताएं ये ग्राफ मैंने किस फंक्शन का बनाया है? थोड़ा टाइम लगा, ये ग्राफ मैंने किस फंक्शन का बनाया है? क्योंकि आप लोग सारे मॉड ऑफ सीनियर एक्स लोग का। हैं। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, मॉड ऑफ बिल्कुल एक्स। ठीक। हाँ बिल्कुल, तो ये आपको पता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं? हाँ जी, डिफरेंशिएबल है नहीं या नहीं? सर। नहीं डिफरेंशिएबल सर। नहीं है ना? तो नहीं सर। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये, क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर? जी सर। क्यों, कैसे कह सकते हैं?
ई नॉट जो है, लेट ई नॉट आर द पॉइंट्स ऑन विच द प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। तो ई नॉट सिर्फ बिल्ड कर लेना आपने, ई नॉट का मैयर देख लेना है, अगर वो ज़ीरो हो तो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है। तो मुझे बताएं किन पॉइंट्स पे होल्ड नहीं कर रही डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पे? ऑब्वियसली जीरो पे सर। जीरो पे सर। सिर्फ जीरो पे नहीं कर रही ना, एक ही पॉइंट है ना, और तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ जीरो का ही मसला था। तो जी जीरो सर। को आपने ई नॉट में डाल दिया, यानी कि ई नॉट इज़ द सेट जहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, वो ई नॉट है, और क्लियरली ई नॉट में एक ही पॉइंट है, तो ई नॉट का मैयर जो है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, और बाय डेफिनेशन कि अगर जो है वो प्रॉपर्टी जो है अगर वो आर माइनस ई नॉट पे होल्ड कर रही है और ई नॉट का मैयर ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन आर, क्योंकि जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है वो सेट ई नॉट है, और वहाँ पे ये जो ई नॉट यहाँ बन रहा है वो मैयर ज़ीरो का बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन को मॉड ऑफ एक्स को एक्सटेंड भी कर दूँ ना, यानी कि मैं इसको इस तरह एक्सटेंड करूँ कि ये हाफ स्टेप्स के बाद यूँ ट्रायंगल्स बने, तो ये आपने इंजीनियरिंग के कैलकुलस के अंदर आपने ये फंक्शन खुद भी बनाया हुआ है कि अगर इस तरह का फंक्शन आपको मैनुअली बनाना पड़े तो वो भी आप बना सकते हैं, राइट, अगर आपने कैलकुलस वगैरह पढ़ाई है तो अगर मैं इस तरह का फंक्शन भी बना लूँ ना, तो स्टिल इसमें जो डिफरेंशियबिलिटीज़ होंगी वो कितनी होंगी? अगर मैं यूँ एक एक यूनिट के बाद अगर मैं इसकी स्लोप चेंज करूँ लाइन की, तो डिफरेंशियबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी ना, क्यों नहीं बढ़ेंगी? नॉन डिफरेंशियबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी ना, यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं बढ़ है, जाएंगी सर। इधर भी सर नहीं है। हाँ, तो अगर मैं इन्फिनिटी तक ये ट्रायंगल्स का पैटर्न ले जाऊँ, ये जो जिग जैग वाला, तो इसकी डिफरेंशियबिलिटीज़ एट मोस्ट कितनी हो सकती हैं? हाँ जी, कितनी होगी अब डिफरेंशियबिलिटीज़? अब जो मैंने नया पैटर्न आपको दिया इसका, तो इस पैटर्न में कितनी पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है? हाँ जी, मुश्किल नहीं है। आर माइनस क्या कहना ऐसा चाहिए? सर कॉर्नर पॉइंट पे ये नहीं होगी। हाँ, ये और ये कॉर्नर पॉइंट्स कितने होंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो है वो हर हाफ यूनिट के बाद इसकी स्लोप चेंज करनी है, हर हाफ यूनिट के बाद अगर लाइन की स्लोप चेंज करनी है, तो कितने ये कॉर्नर पॉइंट्स बन जाएंगे इसके? ये कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? हाँ जी, इतना लंबा इसका सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि एक्चुअली इनको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो कि ये कितने होंगे, कितने होंगे? ये 1/2 की पावर के नहीं बन रहा आर माइनस। एक नंबर नहीं देना मुझे आपने वो सारा सेट बताना है कि वो कितना है सेट के जितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है ये होने वाला है, कॉर्नर पॉइंट्स आने वाला है। तो या तो आप 1/2 की पावर नहीं, 1/2 इंटू के कर लें, आप 1/2 1/2 के कर लें और के को आप नेचुरल नंबर से वेरी कर लें, तो आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आने वाले हैं, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स के तौर पे आने वाले हैं। तो स्टिल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमने इसको काउंट इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि ई नॉट जो है वो एक काउंटेबल सेट होगा और उसका जो मैयर होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हाफ यूनिट के बाद इसने चेंज होना, तो ये तो बिल्कुल नेचुरल नंबर्स का एक सीक्वेंस बन जाएगा ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे स्टिल ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये मैयर ज़ीरो का सेट फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये स्टिल जो है ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होगा, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों में ये स्ट्रेट लाइन ही है इसकी, और कॉर्नर पॉइंट जो है वो सिर्फ काउंटेबल में पॉइंट्स पे हैं। तो इस वजह से क्योंकि प्रॉपर्टी उन पॉइंट्स पे होल्ड नहीं करी कॉर्नर पॉइंट्स पे, लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स काउंटेबल हैं, मैयर ज़ीरो का सेट फॉर्म कर रहे हैं, तो इस वजह से ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। ठीक है, तो आपने ये खुद देख लेना है कि ज़्यादा पॉइंट्स पे ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्योंकि तो इस वजह से ये फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। समझ आ रही है? तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर को आपने खुद अब चेक कर लेना मसले प्रॉपर्टीज़ की रिस्पेक्ट से कि कैसे हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करती है या नहीं।
और ये इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके, अब ऑलमोस्ट सभी को डिफाइन कर दिया, ठीक है यहाँ तक। सपोज करेंगे आपके पास दो फंक्शंस हैं एच और जी यहाँ पे डिफाइंड ऑन अ सेट ई, ठीक है, ई मेजरेबल सेट है कोई डोमेन का। फॉर नोटेशनल ब्रेविटी वी ऑफन राइट एच लेस और इक्वल टू जी ऑन ई। अच्छा, ये आपने फंक्शंस की नोटेशन देखी होंगी पहले भी। एच लेस और इक्वल टू जी का मतलब यही है कि इनकी फंक्शनल वैल्यूज़ का ये कंपैरिजन है एच और जी का, अगर एच और जी फंक्शन है, ठीक है। तो एच लेस और इक्वल टू जी लिखने का मतलब है कि एच ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई, ठीक है। इसका मतलब यही है कि एच जो है उसकी वैल्यूज छोटी है और जी की वैल्यूज बड़ी हैं फॉर एवरी पॉइंट। तो जी का ग्राफ जो है वो एच के ग्राफ से ऊपर होगा, ठीक है, और एच का ग्राफ नीचे होगा। वी से दैट अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड ऑन द सेट ई इज इंक्रीजिंग। एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है उसको हम कहेंगे दैट इज इंक्रीजिंग इफ एवरी एफ एन इज लेस और इक्वल टू एफ एन प्लस वन फॉर ऑल एन। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए उसने इंक्रीजिंग की डेफिनेशन दे दी, ठीक है, कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जब वो इंक्रीजिंग होगा अगर वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फॉर एवरी इंडेक्स एन। अगर इस डेफिनेशन को सामने रखें तो प्रोपोजिशन है अब इस चैप्टर की फर्स्ट प्रोपोजिशन कि लेट द फंक्शन एफ हैव अ मेजरेबल डोमेन ई। सपोज कर लिया हमने ये कि हमारा जो फंक्शन है उसकी डोमेन मेजरेबल है, तो फिर जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट्स क्या हैं कि फॉर ईच रियल नंबर सी, अब ये सी रियल नंबर फिक्स है, ठीक है, और इस सी रियल नंबर के लिए द सेट x बिलोंगिंग टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन सी इज मेजरेबल। तो ये तो फॉर एवरी रियल नंबर सी उसने जो ये कंडीशन दी है ये असल में डोमेन के पॉइंट्स के लिए है, यानी कि जो ई जो डोमेन है ये इस फंक्शन जो इमेज है उस इमेज के इस बाउंड के ज़रिए कि वो सारे पॉइंट्स जिनके इमेजेस जो हैं वो सी से बड़े हैं, तो ये सारे पॉइंट्स मिल के डोमेन का एक रीजन हाईलाइट करेंगे, ठीक है, कि ये वो डोमेन के पॉइंट्स हैं जिनके इमेजेस जो है वो सी से बड़े हैं। तो अगर तो हम ये सपोज कर लें कि जो एफ फंक्शन है उसकी डोमेन मेजरेबल है और एक सी एक रियल नंबर है सच दैट डोमेन के वो सारे पॉइंट्स अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि वो सारे पॉइंट्स के जो इमेजेस हैं वो सी से बड़े हैं स्ट्रिक्टली, तो वो जो सेट होगा वो उस मेजरेबल डोमेन का एक सबसेट फॉर्म कर लेगा ना, क्योंकि आपने डोमेन का एक पोर्शन हाईलाइट कर दिया। क्योंकि आपने मेजरेबल डोमेन ली हुई है, तो ये जो पोर्शन आपने हाईलाइट किया है अभी कि जिस पोर्शन पे डोमेन के उस पोर्शन पे के इमेजेस जो है वो सी से स्ट्रिक्टली बड़े होने चाहिए, तो ये जो पोर्शन होगा ये उस मेजरेबल डोमेन का एक सब पोर्शन होगा, ठीक है, और दिस सेट मस्ट ऑल्सो बी मेजरेबल, ठीक है। और अगर आप इस सेट को मेजरेबल सपोज कर लें तो यहाँ से आप नीचे वाली तीनों स्टेटमेंट्स में से किसी भी स्टेटमेंट को डिराइव कर सकते हैं कि अगर वो पोर्शन मेजरेबल है तो ये देखें ये एग्जैक्टली उसका कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन है जो 1 और 3 हैं। अगर आप ग्रेटर देन सी ले लेते हैं, सॉरी वो नहीं, ये लेस और इक्वल टू सी अगर आप ग्रेटर देन सी को मेजरेबल एज्यूम कर लें तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन है उसका लेस और इक्वल टू सी, तो ये ऑब्वियसली मेजरेबल हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर एक मेजरेबल सेट है और उसका एक पोर्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन सी वाली डोमेन को हाईलाइट कर रहा है, तो फिर ये जो आखिरी स्टेटमेंट है फोर्थ वाली ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन होगा तो ये भी मेजरेबल हो जाएगा क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट है सेट का। सिमिलरली अगर आप ये सेकंड वाली एग्जाम्पशन को एज्यूम कर लेते हैं तो थर्ड वाली फॉलो हो जाती है क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन है। से जो डोमेन्स हैं उनको हम इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं। ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इम्प्लाई दैट फॉर ईच एक्सटेंडेड रियल नंबर सी द सेट एक्स बिलोंगिंग टू ई, ये वो डोमेन के पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन एग्जैक्टली सी वैल्यू दे रहा है, और ये भी जो है ये भी मेजरेबल ही होगा सेट। यानी कि ये अब जो सेट्स हम हाईलाइट कर रहे हैं ये हम इमेजेस की रिस्पेक्ट से डोमेन के पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं कि डोमेन के वो सारे पॉइंट्स जिनका इमेज एक फिक्स कांस्टेंट है, डोमेन के वो सारे पॉइंट्स जिनका इमेज किसी कांस्टेंट से बड़ा है, या डोमेन के वो सारे पॉइंट्स जिनका इमेज किसी कांस्टेंट से छोटा है।
हम अगर इस तरीके से डोमेन को हाईलाइट करें तो स्टिल वो डोमेन जो है स्टिल वो जो पोर्शन है डोमेन का वो मेजरेबल सेट ही फॉर्म करेगा, ठीक है। बशर्ते कि डोमेन सारी की सारी जो डोमेन है फंक्शन की ओवरऑल वो भी है वो एक मेजरेबल सेट ही होनी चाहिए स्टार्ट में, ठीक है। तो ये जो है प्रोपोजिशन 1 है, आपने याद रखना है कि ये डोमेन इस तरह से बिहेव करती है। बिल्कुल एक स्टेटमेंट जो है उसने सिंपल एक फंक्शन जो है वो ड्रॉ करके दिखाया है। मिसाल के तौर पे 1 जो है वो 2 को इम्प्लाई कैसे करेगा। अब 1 में आप देख रहे हो कि वो ग्रेटर देन सी जो डोमेन का पोर्शन है उसको उसने एज्यूम किया है कि वो इमेजेस जो कि सी से बड़े हैं उनके अगेंस्ट जो उसका प्री इमेज आ रहा है डोमेन की वैल्यूज दैट फॉर्म्स अ मेजरेबल सेट। तो अगर आप इसको एज्यूम कर लो कि f(x) जो है वो ग्रेटर देन सी जो है ये वो इमेजेस नहीं है, तो आप देख सकते हो कि जो ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है जिसको आपने डिराइव करना है इसको आप ग्रेटर देन सी की फॉर्म में यानी कि जो आपने एज्यूम की हुई है कंडीशन उसकी फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। तो अगर आपने सपोज कर लिया कि f(x) ग्रेटर देन सी या इस तरह के एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट जो डोमेन मिलती है अगर ये मेजरेबल है तो आप उन मेजरेबल सेट्स का एक ऐसा इंटरसेक्शन या यूनियन फाइंड कर लो ताकि वो मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन और यूनियन बन जाए और उससे आपका रिक्वायर्ड सेट जो है वो मेजरेबल प्रूफ हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेजरेबल सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होते हैं इस वजह से। तो अब देख लें कि अगर आपको f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू सी चाहिए तो आप इस तरह के सेट्स जो कि राइट साइड पे दिए हुए हैं इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। क्योंकि अगर आपने अब इसको आपने थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो बेहतर है कि अगर आपने सी जो हाईलाइट किया वो आपने क्योंकि इमेज के तौर पे किया तो वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो किसी भी तरह का हो सकता है, उसको मैं f कह रहा हूँ और आपने एज्यूम ये किया कि f(x) ग्रेटर देन सी यानी कि डोमेन के वो पॉइंट्स जिनका इमेज जो है वो ग्रेटर देन सी है यानी कि सी और इससे ऊपर के जो इमेजेस हैं उनके अगेंस्ट जो आपको डोमेन मिलेगी वो आपने कहा है कि दैट इज़ मेजरेबल, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली यहाँ से लेके ये राइट पे मूव करेगी क्योंकि सी पे इमेज जो है वो सर्कल के पॉइंट के अगेंस्ट है और सी से ग्रेटर इमेजेस क्योंकि उसके राइट पे है। फंक्शन इंक्रीजिंग बना लिया मैंने इस एग्जांपल के तौर पे। तो नीचे वाली डोमेन जो है इस वक्त दैट इज़ जो है दैट फॉर्म्स अ मेजरेबल सेट जो कि मैंने हाईलाइट किया है एक एरो के ज़रिए। अच्छा, अब ये तो मेजरेबल हो गया है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू सी वाला सेट भी मेजरेबल होगा। तो हम इसके लिए कुछ छोटे छोटे मेजरेबल सेट मज़ीद बना लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो उसने ये फॉर्म किया कि C-1 ओवर के का सेट आप एज्यूम कर लो फॉर एवरी के। तो जब के को आप वेरी करेंगे तो फॉर एग्जांपल के को जब आप 1 रखते हैं तो C-1 वाला सेट आ जाएगा। तो फॉर ऑल द वैल्यूज़ C-1 तो C-1 और इससे बड़े इमेजेस जो होंगे f(x) ग्रेटर देन C-1 तो ये जो सेट होगा ये मेजरेबल हो जाएगा बाय डेफिनेशन क्योंकि 1 जो है वो आपने एज्यूम किया। फिर जब k को 2 करेंगे तो C-1 ओवर 2 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा और स्टिल वो भी मेजरेबल होगा क्योंकि ग्रेटर देन दैट। फिर C-1 ओवर 3 अगेन ये भी मेजरेबल सेट होगा और फिर चलते चलते आप उस C लेवल तक आ जाएंगे जो कि आपने कहा है, ठीक है। और वो C लेवल कैसे आएगा, वो इन सब के इंटरसेक्शन लेने से आएगा क्योंकि वो इन सब की कॉमन डोमेन में आ रहा है और क्योंकि C के लेफ्ट से शुरू क्योंकि आपने C के नीचे से शुरू किया तो इनकी जो इन्फिनिट इंटरसेक्शन होगी उसमें C खुद भी शामिल हो जाएगा क्योंकि ये जब इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट लोगे तो ये C की वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी। तो जो C वाली वैल्यू है वो एक्चुअली इस इंटरसेक्शन के अंदर शामिल हो जाएगी क्योंकि वो हर इंटरसेक्शन के अंदर होगी वो क्योंकि सारे इंटरसेक्शन C से पहले शुरू हो रहे हैं, C के नीचे हैं सारे के सारे। तो C जो है वो उन सब के अंदर शामिल होगा। तो जब उन सब का इंटरसेक्शन करेंगे तो इक्वालिटी C वाली इक्वालिटी भी आ जाएगी उसमें। तो क्योंकि इनमें से इंडिविजुअली हर सेट मेजरेबल है बाय एज्यूमिंग 1 तो उससे देखें आपको इम्प्लाई हो गया सिर्फ उन सब का इंटरसेक्शन करने से। सिमिलरली 2 इम्प्लाइज 1 कि अगर आप 2 को एज्यूम कर लें कि ग्रेटर और इक्वल टू C वाली कंडीशन जो है वो मेजरेबल सेट फॉर्म कर रही है तो वहाँ से आपने ग्रेटर देन C वाली कंडीशन अगर लेकर आनी है तो आप C+1 ओवर k कर लें और k को 1 से इन्फिनिटी तक मूव करें और उन सब का यूनियन ले लें तो उसमें से C निकल जाएगा और f(x) ग्रेटर देन C वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें से कोई भी कंडीशन एक एज्यूम कर सकते हैं जो ऊपर 4 दी हुई हैं उनमें से
कोई भी एक एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी दूसरी जो है वो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना यहाँ तक, ठीक है। अब डेफिनेशन आ गई है एक मेजरेबल फंक्शन की। An extended real valued function f defined on E is any set set to be Lebesgue measurable और simply measurable। अब ये फंक्शन की बात हो रही है, इससे पहले आप सेट्स का measurable कहते रहे। अब ये फंक्शन की बात हो रही है कि एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन जो है defined on E is said to be Lebesgue measurable और simply measurable function provided its domain E is measurable, कि इसकी डोमेन मेजरेबल होनी चाहिए एंड इट सेटिस्फाइज वन ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोपोजिशन 1। और वन ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ऑल ऑफ द फोर को सेटिस्फाई करना, क्योंकि वो सारी इक्विवेलेंट हैं। उन चारों प्रोपोजिशन में से किसी भी एक से दूसरे को फॉलो किया जा सकता है। तो इस वजह से मेजरेबल फंक्शन वो फंक्शन होगा जो कि मेजरेबल डोमेन ई पे डिफाइन किया जाएगा और नीचे दी हुई चारों कंडीशन में से किसी को भी फुलफिल करेगा तो वो सभी को कर लेगा। तो इसका मतलब है कि इन सबको वो फुलफिल करेगा, ठीक है। तो मेजरेबल फंक्शन हम किसको कहेंगे कि ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन मेजरेबल हो। और फर्दर ये कि अगर आप उसकी इमेज सेट में से कोई एक रीजन हाईलाइट कर लें और उसके अगेंस्ट आप उसके प्री इमेज लें तो वो जो प्री इमेजेस का सेट होगा जो कि मेजरेबल डोमेन ई का सबसेट फॉर्म करेगा तो वो सबसेट जो होगा इस डोमेन का वो भी मेजरेबल होना चाहिए, क्योंकि आप देख चुके हैं कि आमतौर पे मेजरेबल सेट्स के अंदर आप उनके सबसेट्स के तौर पे नॉन मेजरेबल सेट भी फॉर्म कर सकते हैं। जो आपने कैंटर सेट बनाया तो 0 1 क्लोज इंटरवल मेजरेबल सेट था और उसका सबसेट आपने कैंटर सेट बनाया जो कि एक नॉन मेजरेबल सेट बना लिया। तो इस वजह से वो ये कह रहा है कि हर जगह पे मेजरेबल सेट्स के सबसेट्स ज़रूरी नहीं है मेजरेबल हो। तो मेजरेबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, और मेजरेबल फंक्शन वो फंक्शन होगा जो कि मेजरेबल डोमेन पे डिफाइन किया जाएगा और इमेजेस की इस तरह की किसी भी कंडीशन लगाने पे जो प्री इमेज सेट बनेगा डोमेन का सबसेट, वो डोमेन का सबसेट भी मेजरेबल ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप डोमेन मेजरेबल डोमेन को मेजरेबल पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर सकेंगे, जिससे आप लेबैक इंटीग्रेशन कर सकेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो ये इस वजह से ज़रूरी है कि आप मेजरेबल डोमेन के इस तरह के पोर्शन करें जो कि मेजरेबल ही रहें। तो ये मेजरेबल फंक्शन के लिए ज़रूरी है। अच्छा, तो ये डेफिनेशन आ गई मेजरेबल फंक्शन की, ठीक है। अच्छा, प्रोपोजिशन नंबर 2 इस चैप्टर में, लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट ई। एक फंक्शन है उसको डिफाइन कर लिया मेजरेबल डोमेन पे, देन एफ इज़ मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ये मेजरेबल फंक्शन को कैरेक्टराइज करने के लिए वो जो ऊपर स्टेटमेंट दी थी उसके ऑल्टरनेटिव एक और स्टेटमेंट दे है ताकि आप मेजरेबल फंक्शन को इस तरीके से भी देख सकें। इफ़ एंड ओनली इफ़ है क्योंकि यहाँ पे तो ये कैरेक्टराइजेशन दे रहा है, तो आप मेजरेबल फंक्शन को इस तरीके से लाजमी चेक कर सकेंगे। एफ इज सेट टू बी मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ईच ऑफ वन सेट द इनवर्स इमेज ऑफ ओ अंडर एफ इज़ ऑल्सो मेजरेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है हमें हमें एक फंक्शन दिया गया और हमारे पास जो फंक्शन है उसकी डोमेन जो है वो मेजरेबल है, ठीक है। अब हमने कहा है कि वो फंक्शन खुद जो है वो मेजरेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट, क्योंकि उसने फॉर ईच ओपन सेट स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि अगर फॉर एवरी ओपन सेट इफ़ द इनवर्स इमेज ऑफ ओ इज़ मेजरेबल, तो ओपन सेट जो है वो खुद तो मेजरेबल होगा ही होगा ना, क्योंकि ओपन सेट तो बोरल सेट्स होते हैं और बोरल सेट्स मेजरेबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारे के सारे जो ओपन सेट्स हैं मेजरेबल सेट्स हैं वो उनके जो इन्वर्स इमेज होंगे दे मस्ट ऑल्सो बी मेजरेबल। तो अगर मेजरेबल सेट का इन्वर्स इमेज जो है वो मेजरेबल है तो फिर हम कहेंगे कि एफ जो है वो मेजरेबल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हर मेजरेबल सेट का इन्वर्स इमेज नहीं चाहिए आपको, आपने सिर्फ ओपन सेट्स के इन्वर्स इमेज देखना है, तो इतना ही काफ़ी है आपको मेजरेबल फंक्शन को चेक करने के लिए। तो जब भी आपने मेजरेबल फंक्शन चेक करना है तो आपने देखना है कि किसी भी इन्वर्स इमेज किसी भी ओपन सेट का, यानी कि एक मेजरेबल डोमेन ई ले लिया आपने, तो इमेज सेट जो आपने लिया उस फंक्शन का, उस इमेज सेट में से कोई भी कोई भी ओपन सेट आइडेंटिफाई करें और अंडर द फंक्शन एफ उस अगर
अनदर फंक्शन एफ अगर उस ओपन सेट ओ का इनवर्स इमेज अगर ओपन आ जाता है यानी कि मेजरेबल आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये मेजरेबल ही होगा, ठीक है, क्योंकि मेजरेबल फंक्शन इस तरह की प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। प्रूफ इसका मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल उस तरह के जिस तरह का टोपोलॉजी में ओपन सेट्स की कोऑर्डिनेट्स मैपिंग के लिए वो फैक्टराइजेशन के थ्योरम्स हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का है ये कि इनवर्स इमेज जो है वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो उसी तरह का प्रूफ इसका दिया हुआ है यहाँ पे। प्रोपोजिशन 3 में वो कहता है कि रियल वैलिड फंक्शन दैट इज कंटीन्यूअस ऑन इट्स मेजरेबल डोमेन इज ऑलवेज मेजरेबल। तो ये जो कंटिन्यूटी है ये असल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रख लेती है क्योंकि ये एक किस्म की सेल्फ सिमिलर स्ट्रक्चर बना लेती है कि अगर कंटीन्यूअस मैपिंग है तो ये स्ट्रक्चर को जब शिफ्ट करती है उसके इमेज सेट के अंदर तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रख लेती है जिनको हम कहते हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैरी हो जाती है। तो अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है दैट इज कंटीन्यूअस ऑन इट्स मेजरेबल डोमेन तो फिर वो जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो खुद मेजरेबल फंक्शन होगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा इसका प्रूफ है। अब ये फिर सारी उसकी वेरिएशंस हैं बहुत सारी। अगली वेरिएशन है उसकी कि रियल वैल्यूड फंक्शन दैट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज सेट टू बी मोनोटोन। ये तो आपको बैचलर लेवल से पता है। तो अब प्रोपोजिशन 4 में वो कहता है कि एक मोनोटोन फंक्शन दैट इज डिफाइंड, हाँ सर पीते हैं, जाके पी लो, हाँ नहीं उधर ही जाके पी लो, मैंने खुद उठना है, मैं बैठ बैठ थक गया, 10 मिनट चक्कर लगा लेंगे। ओके अच्छा जी, सर स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रोपोजिशन 4 में वो ये कहता है, आज हमने ब्रेक भी नहीं किया वैसे, चलो बस ख़त्म करते हैं थोड़ी देर में। प्रोपोजिशन 4 में वो ये कहते हैं कि अ मोनोटोन फंक्शन दैट इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने कहा है ना कि एक इंटरवल पे, तो ऑब्वियसली वो इंटरवल है तो ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा, इन एनी केस मेजरेबल फंक्शन होगा। तो एक मोनोटोन फंक्शन जब इस तरह की मेजरेबल डोमेन पे, एक सिंपल मेजरेबल डोमेन जो कि एक इंटरवल फॉर्म कर रही है, उस पर अगर एक मोनोटोन फंक्शन बना लें तो वो ऑब्वियसली वो फिर मेजरेबल ही होगा, क्योंकि वो मोनोटोन फंक्शन है, वो इंटरवल के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली डिफाइंड है, तो वो फंक्शन मेजरेबल ही होगा। मेरा ख्याल है ये प्रोपोजिशन 5 आखिरी है इस सेक्शन की। तो इसमें वो ये कहता है कि लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन, ठीक है। एफ जो है वो एक एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन है सेट ई के ऊपर, देन इफ एफ इज मेजरेबल ऑन ई देन एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई देन जी इज आल्सो मेजरेबल। तो इसका क्या मतलब है, इसने दो हिस्सों में इसको डिफाइन किया है। वो कहता है कि सबसे पहले तो एक एफ जो है वो एक रियल वैल्यूड एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है और एफ़ जो है वो मेजरेबल है। तो ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन होगी कि एफ़ मेजरेबल है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन ये है कि एफ़ और जी जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, उसकी ये शॉर्ट फॉर्म है ए डॉट ई डॉट, यानी कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है कि एफ़ और जी के जो डोमेन की वैल्यूज़ हैं ये ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे एक जैसी होंगी, सिर्फ चंद पॉइंट्स पे ये डिफरेंट हो सकती हैं। अब ऐसा कोई फंक्शन मुझे कोई बंदा बना के दे सकता है, दो फंक्शन वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हो? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? हाँ जी, कोई एग्जांपल दें ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल फंक्शंस की। अच्छा चलो मैं दो फंक्शन आपको बना के देता हूँ। अगर मैं दो स्ट्रेट लाइंस बना लूँ सेम स्लोप की लेकिन डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, क्या वो दोनों ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होंगे? हाँ जी, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मैंने बना ली हैं डिस्टिंक्ट, तो क्या ये दोनों लाइंस, ये जो दोनों फंक्शंस हैं, क्या ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हैं? हाँ जी, आई थिंक हो ये तो इनकी कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है ना, इसमें तो अगर हम सेम ले रहे हैं फिर तो हो सकता है। सेम मैंने आपको बता दिया मैं सेम ले रहा हूँ या नहीं। मैंने कहा है कि दो डिस्टिंक्ट जो हैं स्ट्रेट लाइंस हैं विद सेम स्लोप, तो क्या ये दो जी फंक्शन जो इन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होंगे? और ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होने का मतलब है कि वो दोनों फंक्शन जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, और जिन पॉइंट्स पर वो इक्वल ना हो
वो पॉइंट्स जो हैं वो मिलके एक मायरेबल एक ज़ीरो मायर का सेट बनाए, यानी कि जिन पॉइंट्स पे वो इक्वालिटी की कंडीशन होल्ड नहीं करती वो काउंटेबल मैनी पॉइंट्स होने चाहिए, बाकी सारे पॉइंट्स पे इक्वल होने चाहिए। तो क्या ये दोनों फंक्शन जो हैं क्या ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होने की कंडीशन को? ये दोनों फंक्शन है ना, क्या ख्याल है? हाँ जी। नहीं क्लियर अभी तक? क्योंकि अगर आंसर लेट आ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी तक क्लियर नहीं है। ये सिर्फ में कंफ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूजन हो रही है, ओके। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का जो मैंने बताया था इससे पहले एक कंटिन्यूटी वाली एग्जांपल कि वो फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर कंटिन्यूस था, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं था वो काउंटेबल मैनी पॉइंट्स थे। तो बिल्कुल उसी तरह चेक करना कि ये दोनों फंक्शन इक्वल होने चाहिए, और फंक्शंस की इक्वालिटी का मतलब है कि उनके फंक्शनल वैल्यूज़ की इक्वालिटी, यानी कि अगर दो फंक्शन इक्वल हैं तो इसका मतलब होता है कि f of x इज़ इक्वल टू g of x फॉर ऑल द x बिलोंगिंग टू द कॉमन डोमेन ऑफ f एंड g। तो तो अगर वो ये कह रहा है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल होंगे हर जगह पे, और जहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे उन पॉइंट्स को अगर आप इकट्ठा करके एक ई नोट बना लें तो ई नोट जो है वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए ई नोट? काउंटेबल 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 होना चाहिए, बिल्कुल सही। मायर जीरो ई नोट का जो, जी बिल्कुल, ई नोट काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि ई नोट का जो मैयर है वो ज़ीरो होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। जिन पॉइंट्स पे जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन इक्वल नहीं है उन पॉइंट्स का जो सेट होगा दैट मस्ट बी ऑफ मायर ज़ीरो, यानी कि काउंटेबल होना चाहिए वो। लेकिन अब आप ऐसे ना कहें ना कि काउंटेबल, क्योंकि आपने अब तो देख लिया कि सारे मायर ज़ीरो के सेट्स काउंटेबल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने वो कैंटर सेट देख लिया कि कैंटर सेट इज़ अ सेट ऑफ मायर ज़ीरो एंड कैंटर सेट इज़ नॉट काउंटेबल। तो काउंटेबल सेट का मायर ज़ीरो है लेकिन मायर ज़ीरो के सेट्स काउंटेबल नहीं होते। तो अब आप ये कहें कि वो जो सेट ई ए नॉट है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती सॉरी तो वो जो सेट ई नॉट है जहाँ प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती वो सेट ई नॉट ज़ीरो मायर का सेट फॉर्म करेगा। तो अब ज़रा जो मैंने दो लाइंस बनाई थी मुझे बताएं कि ज़रा किन पॉइंट्स पे इनकी फंक्शनल वैल्यूज़ बराबर हैं। ये दोनों फंक्शंस इक्वालिटी की कंडीशन को फुलफिल करेंगे। इसका मतलब है कि डोमेन से मैं x लूँगा और उस x के ऊपर f1 ऑफ x जो है वो f2 ऑफ x के बराबर आएगा, तो तब ये फंक्शन इक्वल होंगे। और जिन पॉइंट्स पे इक्वल नहीं होंगे वो सेट जो है वो ज़ीरो मैयर का होगा। तो मुझे बताएं कितने पॉइंट्स पे ये इक्वल हैं और कितने पॉइंट्स पे ये इक्वल नहीं है फंक्शंस f1 एंड f2 जो मैंने सामने बनाए हुए हैं। बताएं ज़रा कितने पॉइंट्स पे ये इक्वल हैं। हाँ जी कितने पॉइंट्स पे ये दोनों फंक्शंस इक्वल फंक्शनल वैल्यूज़ दे रहे हैं? ये तो बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है बैचलर लेवल का कोई भी स्टूडेंट थोड़ा गौर से इसको आंसर कर सकते हैं सही। दो फंक्शंस इक्वल हैं या नहीं इसको चेक करना कोई मुश्किल काम है क्या? और मैंने आपको बता भी दिया कि इक्वल फंक्शन से क्या मुराद है, दो फंक्शन इक्वल होते हैं अगर उनकी फंक्शनल वैल्यूज़ इक्वल हों। सर इन दोनों लाइंस के नीचे सर जितना इंटरवल एक्स का आ रहा होगा उसी पे हम चेक करें। आप कहीं पे भी चेक कर लें इसको, ये दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं सर और ये डिस्टिंक्ट हैं, तो डोमेन का मैं कोई भी पॉइंट लूँगा तो क्या किसी पॉइंट के ऊपर इन दोनों की फंक्शनल वैल्यू बराबर आएगी? मेरा नहीं ख्याल। जब मैं कह रहा हूँ कि ये 100% ऐसे ही होगा कि इसने तो कहीं पे भी दोनों फंक्शन वैल्यूज बराबर नहीं आनी है दो लाइंस की। मेरा ख्याल है वो सर एक वाई बेसिक ड्राइंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस मैंने क्रॉस की फॉर्म में ड्रॉ की हैं। मुझे बताएं कितने पॉइंट्स पे इनकी फंक्शनल वैल्यू इक्वल है? सर एक ही पॉइंट 1 जहाँ पॉइंट पे और बिल्कुल सही, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया है वहीं पे फंक्शनल वैल्यू इक्वल आएगी ना। जहाँ इंटरसेक्ट ही नहीं किया वहाँ उनकी वैल्यू कहाँ से बराबर आएगी? समझ रहे हैं इस बात को? जी तो जी जब जी मैंने सर नहीं
तो जब मैंने दो पैरेलल डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन बनाई हैं तो इनकी दो फंक्शनल वैल्यू बराबर कैसे आएंगी? आप लोगों ने इतना टाइम किस चीज़ पे लगाया सोचने में, बताएं जरा मुझे। किसी पॉइंट पे बराबर आएंगी फंक्शनल वैल्यूज इनकी? ये नहीं सर, पैरेलल इसमें जा रहे हैं, किसी पॉइंट पे भी बराबर नहीं आनी फंक्शनल वैल्यूज इनकी। तो ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल, क्या ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर अनइक्वल कुछ भी नहीं है। तो किसी भी पॉइंट दो पॉइंट पे इक्वल नहीं आ सकती ये दो फंक्शन वैल्यूज। ये दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस हैं, पैरेलल हैं, ऊपर से फंक्शन वैल्यू बराबर कहाँ से आएगी किसी पॉइंट पे इनकी? तो मैंने आपसे यही पूछा था कि ये दो फंक्शंस जो हैं क्या ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल फंक्शंस हो सकते हैं? तो आपने कहना था ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या कहीं पे भी इक्वल नहीं है ये, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होने के लिए तो उनको डोमेन के मेजर पोर्शन पे इक्वल होना पड़ेगा, और एक जीरो मेजर के सेट पे सिर्फ अनइक्वल हो सकते हैं, और ये तो हर जगह पे इक्वल नहीं है, तो ये कैसे ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होगा? अभी आज मैं आपको 4-5 क्वेश्चन लिख के शेयर करता हूँ ग्रुप में, असाइनमेंट के तौर पे आपने करने हैं। उसमें मैं आपका टेस्ट करूँगा कि आपको ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर मुख्तलिफ फंक्शंस पे प्रॉपर्टीज चेक करनी आती हैं कि नहीं, जो कि बिल्कुल एलिमेंट्री काम है और ये आपको आना चाहिए करना, ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक है बिल्कुल। तो ये मैं आपको 4-5 क्वेश्चन अभी लिख के दूंगा, ये आपने नेक्स्ट असाइनमेंट के तौर पे ये मुझे करके दिखाना है। चलिए अच्छा चल ओके, यहाँ तक फिर हमारा काम हो गया प्रोपोजिशन 5 तक। और यहाँ प्रोपोजिशन 5 को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था तो हमारी डिस्कशन कहीं और चली गई। तो वहाँ मैं आपको कह रहा था कि उसने ये कह रहा है कि अगर एक f जो है एक स्टैंडर्ड रियल वैल्यूड फंक्शन है और मेजरेबल है, और अगर एक मेजरेबल फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है और दूसरे फंक्शन का आपको नहीं पता कि वो मेजरेबल है कि नहीं, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक मेजरेबल फंक्शन के इक्वल है, तो वो फंक्शन खुद भी मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f जो था वो मेजरेबल था फंक्शन, g का आपको नहीं पता था कि वो मेजरेबल है या नहीं, लेकिन आपको ये पता था कि f और g इक्वल हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि ज़्यादा डोमेन पे f और g सेम है क्योंकि। तो फिर अगर f मेजरेबल हो गया तो फिर g भी मेजरेबल हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ फॉलो हो जाएगा, और इसका नीचे प्रूफ दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है इसी तरह। वो सेकंड पार्ट में ये कहता है कि फॉर मेजरेबल सबसेट डी ऑफ ई, अब उसने जो डोमेन ली हुई है उस फंक्शन एफ की, जो ई डोमेन ली हुई है उसका एक सबसेट ले लिया है, मेजरेबल सबसेट डी जो है, ठीक है। डी इज़ अ मेजरेबल डोमेन, और ई का एक सबसेट ले लिया डी, वो भी मेजरेबल है। एंड एफ इज़ मेजरेबल ऑन द सेट ई, ठीक है, एफ मेजरेबल है ऑन द सेट ई इफ़ एंड ओनली इफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू डी एंड ई माइनस डी आर ऑल्सो मेजरेबल। हाँ जी, मुझसे कुछ पूछना? अच्छा जी, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैंने फिर से कर दी है शेयर स्क्रीन। अच्छा जी, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका प्रोविजन 5 का, इसमें वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, एफ जो है वो एक फंक्शन है और उसकी जो डोमेन थी वेरिएबल ई, उसका एक सबसेट ले लिया आपने डी। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा कि क्योंकि जो एफ फंक्शन है वो आपने एक वेरिएबल सेट के ऊपर डिफाइन किया हुआ है और सपोज कर लें कि वो उसमें उसका नाम जो है वो ई था, वेरिएबल डोमेन जो थी, और ई का आपने एक सबसेट चूज़ किया, और वो सबसेट जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरिएबल, और उसका नाम जो है वो डी रख दिया आपने। तो अब दो केसेस होंगे कि एफ़ जो है, क्योंकि एफ़ ई के ऊपर वेरिएबल है, तो एफ़ जो है वो एक वेरिएबल फंक्शन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ़ टू डी, क्योंकि डी जो है वो सबसेट है डोमेन का। तो अगर मैं एफ़ को डी पे रिस्ट्रिक्ट कर लूँ, क्योंकि एफ़ है यहाँ पे और एफ़ का जो इमेज है वो यहाँ आर स्टैरिक के अंदर आएगा, क्योंकि एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो वो तो दूसरा पोर्शन है उसका, एफ़ और उसकी इमेजेस का। हम देख रहे हैं डोमेन को। तो डोमेन में वो ये कह रहा है कि एफ़ को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ उसकी डोमेन के सबसेट डी के ऊपर, तो स्टिल वो जो है वेरिएबल फंक्शन ही रहेगा। और अगर मैं एफ़ को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ डोमेन के दूसरे पोर्शन पे जो कि ई माइनस डी है, अब डोमेन की पार्टीशन होगी है ना, अगर डी सबसेट ले लूँ मैं तो डोमेन की पार्टीशन होगी है डी में और ई माइनस डी में, ठीक है। अब डोमेन के दो हिस्से हैं, एक है डी और एक है वो जो डी में नहीं है, यानी कि ई माइनस डी।
तो अगर मैं f को d पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं तब भी f मेजरेबल रहेगा, और अगर मैं f को e माइनस d पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो तब भी मेजरेबल रहेगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि d सबसेट ले लिया आपने, मेजरेबल साथ में ले लिया है, तो अगर मैं f जो है वो अगर मेजरेबल है तो अगर उसको मैं किसी और मेजरेबल सबसेट पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो तभी मेजरेबल रहेगा। और d और e माइनस d एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि, तो इसलिए अगर d पे मेजरेबल है तो फिर e माइनस d पे भी मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड पोर्शन है इसी का प्रोपोजिशन 5 का, उसमें वो यही कह रहा है कि f इज़ measurable on E if and only if f is if and only if both of the restrictions of f to d and e minus d, ये दोनों restrictions जो होंगी f की d पे भी और e minus d पे भी, ये दोनों restrictions जो होंगी ये भी measurable होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ बिल्कुल प्रोपोजिशन जो है वो 1 थी जो, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स थी इक्विवेलेंट, उन्हीं तरह का ही है ये। ठीक है, तो ये भी आपने देखना है। अच्छा जी, फिर यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है, डिस्कशन थ्योरम 6 से हम शुरू कर देंगे आगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना था पूछें, और मैं क्विज आपको फिर क्वेश्चन वेडनेसडे को जो होगा। क्विज इंशाल्लाह वेडनेसडे को होगा, वेडनेसडे इवनिंग में। सर हाँ जी जी सर जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो। वेडनेसडे बारी बारी। की बजाय सर ट्यूसडे को कर लें क्विज, ट्यूसडे को सर। रब नवाज, आप कह रहे हैं कि ट्यूसडे को कर लिया जाए? जी सर, ट्यूसडे आप को कर ठीक सकते हैं? रहेगा, वेडनेसडे को थोड़ा सा। अच्छा चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं कि ट्यूसडे ठीक है। फराज को मैं कहता हूँ कि वो एमफिल वालों से भी बात कर लें, आपकी तरफ से राय आ गई है। ठीक है, और एमफिल वालों से भी डिस्कस कर लेते हैं, तो फराज मुझे बता देगा कि ट्यूसडे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। इन एनी केस चले ट्यूसडे या वेडनेसडे मैं इवनिंग की स्लॉट रख दूंगा जब आप कहेंगे। ठीक है, जी सर, ट्यूसडे चलें ठीक सही, एक्सक्यूज मी सर। इंशाल्लाह कर लेंगे। जी हाँ जी, आप बोलें आप। सर हमारे यहाँ कितने क्विज रह गए हैं बाकी? आपके अभी तक कितने क्विज हुए हैं, 2 या 3? सर मेरे ख्याल में 2 हो गए हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह 3 क्विज मैंने अब आपकी तीनों क्लासेस में जो है क्विज लेने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जितने क्विज लेने हैं उससे ज़्यादा लूँ, ताकि जो है वो आप लोगों के पास भी चॉइस हो ना। ठीक है जी सर। सर वो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर संडे को तो अगर सारे इजी में तो सैटरडे की टाइम में कर